ब्रह्मदक्षाश्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। नमस्ते। ये आज के होली का उत्सव जो सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है, इस पावन अवसर पर जिस उत्सव में हम हमारे मन की और इस सृष्टि के सभी जो विकृत घटक है, सभी जो नष्ट करने योग्य ऐसे घटक है, उनको जलाते हैं। ये होलिका माता जो होती है, वो इन सभी बुरी घटकों को, बुरी चीजों को उसके साथ नष्ट कर देती है। ये ऐसा एक त्योहार हमारे वैदिक संस्कृति से चलता आ रहा है। इस पावन अवसर पर सुबह आज हमारा जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो वैद्य शुभम शर्मा जी के प्रयास से शुरू हुआ है, इस ग्रुप में जो चर्चा शुरू हुई थी, इस चर्चा के उत्तर देते समय मेरी आवाज आ रही है ना आपको सबको? यस सर। हाँ, तो यस सर। मैंने उनको कहा कि इन सभी प्रश्नों का पूरा टाइप करना मुझे पॉसिबल नहीं है, तो आप एक चर्चा सत्र रखिए ताकि जिसके भी जितने सारे प्रश्न होंगे उसके उत्तर मेरे अल्पमति से मैं देने का प्रयास करूंगा। शुरुआत में मैं पहले कुछ कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न ग्रुप में आए थे उसका मैं थोड़ा सा मेरे पद्धति से मैं कुछ उसके बारे में बताना चाहूंगा। शायद मेरे विचारों में, शायद मेरे अध्ययन में, या शायद मेरे चिंतन में कुछ कमी रह गई होगी, तो अगर ऐसा होगा तो आप कृपया उसकी पूर्ति कीजिए। प्रश्न ऐसा था कि स्थानिक दोष और प्रकोपित दोष, इसमें प्रथमतः स्थानिक दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए और फिर प्रकोपित दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा एक मंतव्य आ गया। तो मैंने उनको सिर्फ पूछा कि ऐसा स्थानिक दोष और प्रकोपित दोषों का उल्लेख कहाँ है। तो उन्होंने दो संदर्भ मुझे दिए जो मुझे अपेक्षित थी। संदर्भ है उसके, नहीं है ऐसा नहीं है, पर क्या वो संदर्भ सार्वत्रिक है? एक संदर्भ स्वेदन अध्याय में है जो उन्होंने ग्रुप में भी शेयर किया था। दूसरा संदर्भ अष्टांग हृदय का है, स्थानिनम प्रतिकृत्य चिकित्सा जिसको कहते हैं उसका संदर्भ है, और तीसरा गुल्म चिकित्सा अध्याय में एक संदर्भ है। तो गुल्म का संदर्भ उनको पता नहीं होगा शायद, पर मैं बाद में बताऊंगा। तो क्या ग्रंथकारों की ये कल्पना है कि दोष स्थानिक भी होते हैं और दोष प्रकोपित भी होते हैं? तो इन सारे दोषों का जो विचार है उसके ऊपर थोड़ा सा विचार हमें करना चाहिए, और वो विचार हमें क्या लगता है या मेरी परंपरा को, क्या मेरी अमुक परंपरा है, तमुक परंपरा है, हमारे परंपरा में ऐसा है, ये नहीं चाहिए। चरक क्या कहते हैं, सुश्रुत क्या कहते हैं, वाग्भट क्या कहते हैं, इसको महत्व है। और हम इसके आगे नहीं जा सकते। चिंतन कर सकते हैं पर बिना संदर्भ के चिंतन, ये जैसे हाथों के ऊपर जैसे कभी बाल उग नहीं सकते, उसी प्रकार बिना संदर्भ के चिंतन ये व्यर्थ है। क्योंकि हमें लगता है कि चरक में और रिसर्च होना चाहिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे संहिताओं में आधुनिक रिसर्च होना चाहिए, वो गलत रास्ते पे है। हमारी आज की जितनी सोच है उससे 1000-2000 कदम आगे हमारे ग्रंथकार है। जो हम सोचते हैं वो उन्होंने पहले ही सोच के रखकर उसके रिजल्ट्स उन्होंने बता के रखे हैं। ये मैं बहुत संदर्भ के साथ आपको और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको यह कह रहा हूं कि कृपया ग्रंथकारों को कम मत समझिए। ये बहुत आगे है हमारे। हम अभी, हमारी सोच ये आधुनिक विज्ञान से दुष्ट हो चुकी है हमारी, और हम बहुत प्राथमिक स्तर पर है। ग्रंथकारों को समझना है तो नित्य ग्रंथों का पठन करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे धर्माधिकारी सर जी ने एक नियम दिया है, मेरे गुरुजी ने नियम दिया है कि अगर अध्ययन नहीं किया तो भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं रोज एक पेज का हुआ, एक पेज, सिर्फ एक पेज चरक या सुश्रुत या वाग्भट का रोज पढ़ता हूं, और उसी के बाद में मैं भोजन ग्रहण करता हूं। और इस समय दिन में कभी भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। जैसे हमारी
हमारी जिस ऐसी पद्धति होती है अध्ययन की, हर एक की अपनी अपनी पद्धति होती है। उस पद्धति के अनुसार रोज कम से कम 1 पेज चरक का, और वो भी भाषांतर नहीं, मूल मूल चरक, मूल सुश्रुत, मूल वाग्भट, ये जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बगैर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर ये नियम आप रखोगे तो 6 महीने में मुझे रिजल्ट बताओ कि आपकी कितनी प्रगति हुई है। ग्रंथकार जो कहते हैं, ग्रंथकारों की अगर हमें सोच समझनी है तो हमें मूल ग्रंथ बार बार पढ़ने चाहिए। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार पढ़ने चाहिए। अब मुझे मेरी प्रैक्टिस, मेरा ही उदाहरण मैं देता हूँ। मेरी प्रैक्टिस शुरू होके अभी 15 साल हो गए हैं, फिर भी मैं रोज अध्ययन करता हूँ। धर्माधिकारी सर अब 75 ईयर के हैं, फिर भी रोज पढ़ते हैं। वैद्य दिलीप गाडगिल सर जो पुणे में प्रैक्टिस करते हैं, या अबाउ 60 है, वो भी रोज अध्ययन करते हैं। आप जितने सारे वैद्यों के नाम लो जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, वो रोज संहिता अध्ययन करते हैं। आपको भी शायद कई लोगों के नाम ऐसे पता हो। तो आप ये ध्यान में रखिए कि जब तक सांसें चलती रहेंगी हमारी, तब तक हमें अध्ययन करना है। वैद्यों को कभी भी आराम नहीं कर सकते हम। आज सारी दुनिया रुक गई है, पर डॉक्टर और वैद्य काम कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ कोरोना के रुग्ण, रोज 10, 15, 20 कोरोना के रुग्ण आते हैं। दिन में 3-3 बार स्नान करना पड़ता है, पर हमें रोक नहीं सकते हम। तो मेरी जो आपको नम्र एक हाथ जोड़ के विनंती है कि हमें क्या लगता है, मेरे गुरु को क्या लगता है, इसको कुछ भी महत्व नहीं है। जो भी आपको कहना है वो आप संदर्भ ढूंढिए पहला, और फिर संदर्भ के साथ आप विषय रखिए। ऐसे अगर पद्धति आप पहले से ही शुरू साथ में रखोगे तो आपको कभी भी क्या कहते हैं, दुर्मुख होके जाना नहीं पड़ेगा, या आप कभी भी आपको ऐसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन में आप नहीं आओगे, क्योंकि आपके पास संदर्भ है। और जब संदर्भ होता है तो कोई उसको काट नहीं सकता। तो इसलिए आज जो विषय है, पहले एक आधा घंटा मैं कुछ कहूंगा, उसके बाद आपके जितने सारे सवाल हैं, मैं आज और कल पूरा फ्री हूँ। आप, अगर आपको आज एक ही घंटा में खत्म करना है तो कुछ विषय आज खत्म करेंगे, और अगर और सवाल है तो कुछ कल भी हम कर सकते हैं। तो ये मैं पूरा, ये मेरा व्रत है। मैं जितना मुझे आता है मैं बांटता रहता हूँ। कोई कुछ छुपाने की कोई बात नहीं, क्योंकि चरक ने कुछ छुपाया नहीं है, सुश्रुत ने कुछ छुपाया नहीं है, वाग्भट ने कुछ छुपाया नहीं, तो हम कौन होते हैं। तो मैं आधा घंटा जो सवाल आए थे उसके ऊपर का मेरा मंतव्य मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए सभी को कि दोष ये क्या है, क्योंकि हमारी सारी चिकित्सा ये दोषों के अनुसार है, ना कि स्रोतों के अनुसार, ना कि प्रकृति के अनुसार, ना धातुओं के अनुसार। आप मुझे ऐसे संदर्भ दिखाइए बृहत्त्रयी में या लघुत्रयी में कि जहां पे प्रकृति के अनुसार औषधि योजना की गई है कि ये पित्त प्रकृति का रुग्ण है, इसको ये दीजिए, या धातुओं के अनुसार चिकित्सा की है। कम रेफरेंस है, धातुओं के अनुसार रेफरेंस है बहुत कम है। धातुगत अवस्था जहां जहां है वहां वहां पे इन चिकित्साओं का वर्णन है, पर धातुगत अवस्था किसकी है, कोई उत्तर देगा मुझे? धातुगत कौन होता है? व्याधि होता है धातुगत, कुष्ठ धातुगत होता है, ज्वर धातुगत होता है, मसूरिका धातुगत होती है, वातव्याधि धातुगत होता है। कौन होता है धातुगत? धातुगतत्व किसका है? यस एग्जैक्टली, दोषों का है। मतलब कुष्ठ करने वाले दोष धातुगत होते हैं, वातव्याधि करने वाले दोष धातुगत होते हैं। वातव्याधि सिर्फ वायु से नहीं होता, संतर्पण से भी वातव्याधि होता है, आम प्रदोष से भी वातव्याधि होता है। संदर्भ है इसके, आम प्रदोष से वातव्याधि होता है। इसका संदर्भ सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान अध्याय 15 सूत्र नंबर 32। अगर चाहिए तो मैं आपको सूत्र भी दिखा सकता हूँ स्क्रीन शेयर करके, पर अभी वो समय नहीं है, बाद में जब प्रश्न आएंगे तो दिखाऊंगा जरूर। दूसरा, संतर्पण से वातव्याधि होता है, इसका संदर्भ संतर्पणीय अध्याय में है। आगे वातव्याधि अध्याय में भी है जहां पे संतर्पण से भी वातव्याधि हो सकते हैं। सुश्रुत के वातव्याधि निदान अध्याय में, और आगे उन्होंने एक महावातव्याधि निदान अध्याय भी लिखा है सुश्रुत ने, उन दोनों अध्याय में भी यह संदर्भ है। तो केवल शुद्ध वातज भी व्याधि होता है और आवरण से भी वातव्याधि होता है। तो इस प्रकार से एक वातव्याधि करने वाले जो दोष है
वो धातुगत होते हैं, तब उनकी दो धातुओं के अनुसार चिकित्सा बताई है। किंतु हमारी सारी चिकित्सा का जो बेसिक है वो दोषों के अनुसार है। और दोष ये इमेजिनरी नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि दोष आर इमेजिनरी, ये एक फिजियोलॉजिकल कंटेंट है वगैरह वगैरह वगैरह। आप मेरी एक आपको सबसे विनती है कि आप आपके जो प्रश्न है आप डायरेक्ट पूछिए, मुझे टाइप मत करिए, मुझे पढ़ने के लिए नहीं प्राइम मिलेगा। मेरा मंतव्य पूरा होने के बाद आपके मन में जो जो प्रश्न आएंगे वो बिना किसी हिचकिचाहट के, यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं है, कोई आपको कोई टोकेगा नहीं कि यार कितना ये क्या सवाल पूछा है। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, जितना मुझे उत्तर देने का मैं दे सकता हूँ उतना मैं प्रयास जरूर करूंगा मेरी बुद्धि से। जहां पे मुझे उत्तर देना संभव नहीं है, हम हमारे गुरुजी से पूछेंगे या फिर चरक में ढूंढेंगे और अध्ययन करेंगे। यही तो अध्ययन की प्रक्रिया है, तद्विद्य संभाषा यही अध्ययन की प्रक्रिया है। तो इसलिए ऐसी संभाषा हमेशा होनी चाहिए और मैं तैयार हूं। अगर आप तैयार है तो मैं भी तैयार हूं, हम हमेशा कर सकेंगे। तो मैं था कि सारी चिकित्सा दोषों के अनुसार ही बताई गई है, प्रकृति के अनुसार भी चिकित्सा कहीं पर भी नहीं है। वो अलग विषय है, वो हम प्रकृति विषय कभी अलग सेशन में मूलतः उसका अध्ययन करेंगे, अगर आप सबकी तैयारी होगी तो। आज हम दोषों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोष क्या है? तो दोष ये मूलतः प्राकृत स्थिति में धारण करने वाले घटक हैं। इनको ग्रंथकारों ने, जब ये दोष प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो इनको धातु ही कहा है। विकारो धातु वैषम्यम नाम का सूत्र चरक संहिता के सूत्र स्थान के 9वें अध्याय में 4 नंबर का सूत्र है, विकारो धातु वैषम्यम। और उसके नीचे चक्रपाणी की टीका है, और ऐसी ही टीका गंगाधर जी ने, योगेंद्रनाथ सेन जी ने और ज्योतिष चंद्र सरस्वती जी ने और शिवदास सेन जी, सूत्र स्थान पे 5 टीका अवेलेबल है। सभी के सभी लोगों ने एक जैसी टीका की, एक ही टीका की है। वो टीका ऐसी है, धातु मतलब कौन? धातु का अर्थ वातादयाः, रसादयाः और रजः प्रभृतयाः उपधातवाः। मतलब वातादि 3 दोष, रसादि 7 धातु और रज प्रभृति, रज स्तन्य अर्थ आदि जो है वो जो है उपधातु है। ऐसे सभी उपधातु, सभी धातु और दोष, ये सभी प्राकृत अवस्था में धातु कहते हैं। इसका अर्थ जो शरीर का घटक प्राकृत अवस्था में है उसको उस समय धातु शब्द से संबोधित किया जाता है। अब दोष, ये जो 3 स्पेसिफिक घटक है, वात पित्त श्लेष्मा, इनको नाम दिया है। ये क्या, इनको दोष क्यों कहते हैं फिर? तो जब भी कोई निज या आगंतु हेतु शरीर में प्रविष्ट होता है या शरीर पे उसकी एक्शन होती है तो पहले ये विकृत होते हैं। सबसे पहले विकृत होने वाले ये घटक है और ये बाकी लोगों को विकृत करते हैं। इसलिए इनको दूषयंती इति दोषाः ऐसा कहा है। ये दोषों की व्याख्या नहीं है, ये उसकी निरुक्ति है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन व्याख्या एंड निरुक्ति। तो निरुक्ति मतलब दोषों की, ये पदशः उसकी उसका विवरण किया है। दूषयंती इति दोषाः, कि जो दुष्ट होते हैं हेतुओं से, प्रथमतः दुष्टत्व ये दोषों के तरफ है और दूसरों को दुष्ट करने का कर्तृत्व भी दोषों की ही तरफ है। बिना दोषों के विकृति से कोई भी आगे की संप्राप्ति संभव नहीं है। बिना दोषों के दुष्टि के एक भी व्याधि उत्पन्न नहीं होता है। जब तक दोष दुष्ट नहीं होते हैं तब तक सिर्फ लक्षण होते हैं, और दोष दुष्ट होने पर व्याधि की संप्राप्ति शुरू हो जाती है। जैसे किसी ने किसी को छुरा मार दिया ऊपर से तो व्रण उत्पन्न हो जाएगा। व्रण उत्पन्न, ये लक्षण है व्रण। पर जब तक उसमें दोषों की विकृति नहीं होती उसको व्याधि नहीं समझा जाए। ये आगंतु व्याधि भी किसको कहेंगे? जब वहां पे बाद में दोषों की दृष्टि हो जाएगी। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 20 सूत्र नंबर 9, 7, 8, 9 में संदर्भ है। 7 नंबर सूत्र में उन्होंने दिया है, आगंतु ही व्यथा पूर्वम। आगंतु व्याधि में प्रथमतः व्यथा होती है और जघन्यम बाद में दोषों की दृष्टि होती है, और निज व्याधि में प्रथमतः दोषों की दृष्टि होती है, बाद में व्यथा उत्पन्न होती है। आधुनिक जो एलोपैथिक शास्त्र है उसमें निज व्याधि की कल्पना ही नहीं है, उसमें सिर्फ आगंतु व्याधि की ही उनकी अभी तक सोच है। वो निज व्याधि की तरफ अभी भी मुड़े नहीं है। वो सोचते हैं जो भी व्याधि आएगा बस वो किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगल से ही होगा, बाहर आगंतुक घटक से ही होगा। निज व्याधि की कल्पना उनके दिमाग में अभी तक आई नहीं है।
जो हमारे ग्रंथकारों ने हजारों साल पहले करके रख के उसके संप्राप्ति भी निकाल के व्याधियों की चिकित्सा भी बता के आज भी हमें उसकी तरफ से चिकित्सा करते हैं, तो हमें 100% उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे कोरोना किसको होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ। वायरस तो सब जगह है और कोई असिम्प्टोमेटिक है, कोई माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, कोई सीवियर सिम्प्टोमेटिक है। ये क्यों हो रहा है? इसका उत्तर आधुनिक शास्त्र इतना देता है कि जो पहले से डिसीज स्टेट में है उनको होता है, पर ऐसा भी नहीं है। आजकल कई रुग्ण ऐसे दिखाई देते हैं कि यंग है, हट्टा कट्टा इंसान है और उसको कोरोना होता है और बस 7 दिन में वो डिटोर्ड हो जाके मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? आयुर्वेद इसका उत्तर देता है। इसका उत्तर ज्वर चिकित्सा अध्याय के 12 नंबर के सूत्र में है। सूत्र ऐसा है, देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वरः समुपसेवति। अगर किसी भी प्रकार का ज्वर होना है, आगंतु हो या निज हो, अगर शरीर में प्रथमतः दोषों की विकृति है तो ही उसको लक्षण दिखाई देंगे ज्वर के, तो ही उसको ज्वर होगा। अगर दोष साम्य स्थिति में है तो वायरस शरीर के अंदर जाएगा पर व्याधि नहीं करेगा। इसी को मॉडर्न साइंस व्याधिक क्षमत्व कहता है। आयुर्वेद सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं है। मैं बहुत थोड़ा सा कटु वाक्य बोलूंगा कि हमारा मंत्रालय भी आज आयुर्वेद सिर्फ इम्यूनिटी के लिए लिखे बैठा है। नहीं यार, ये तो एक साइंस है, ये मेडिसिनल साइंस है। क्या आप सिर्फ इम्यूनिटी इम्यूनिटी लेके बैठे हो? चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा करो रुग्ण की। तो आप आयुर्वेद को चिकित्सा पद्धति मानते नहीं है क्या? ये सिर्फ इम्यूनिटी के लिए है? नहीं। और चिकित्सा करनी है तो दोषों की करनी है। महासुदर्शन घनवटी सभी के लिए। ऐसी आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं है च्यवनप्राश 1 चम्मच भारतवर्ष में सभी व्यक्तियों के लिए, ऐसी आयुर्वेद चिकित्सा नहीं है। आने वाला हर कोरोना का रुग्ण उसके दोषों के हेतुओं को देखो, उसके दोषों का परीक्षण करो। किसी में दोष अलग अलग प्रकार के होंगे, पुरुषम वीक्षम, फिर उसकी योजना करो क्या द्रव्य देने हैं, उसके हेतु बंद करो। मैं आज जितने कोरोना के रुग्ण मैंने देखे हैं, कई रुग्ण संतर्पणजन्य है, आज भी दूध पी रहे हैं, कोरोना होने के बाद भी दूध पीते हैं, दधी सेवन करते हैं, उसके बाद में वो क्या मूंगफली खाते हैं, ये सब चलता रहता है, आइसक्रीम खाते हैं, असिम्प्टोमेटिक है या कोरोना होने से पहले ये किया है और बाद में कोरोना हुआ है, तो उनके हेतु देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए? हेतु देखने चाहिए। हेतु बंद करने के बाद फिर उसके दोषों के लक्षण देखने चाहिए। कोरोना बाजू रख दो, कुछ काल के लिए। अब मेरे पास में एक रुग्ण है जिसको सिर्फ अतिसार लक्षण है, बाकी कुछ भी नहीं, खांसी नहीं है, ज्वर नहीं है, सिरदर्द नहीं है, प्रतिष्ठाय नहीं है, कंठे कंडू कुछ नहीं है, सिर्फ अतिसार है, द्रवमल प्रवृत्ति है और हेतु बाहर का कुछ खाना खाया था उसके बाद हो रहा है। और ट्रीटमेंट जब किसी से भी ठीक नहीं हो रहा तो टेस्ट की तब पॉजिटिव आया है कोरोना का। अब उसको क्या हम महासुदर्शन घनवटी देंगे? उसको क्या हम च्यवनप्राश खिलाएंगे? नहीं, उसकी चिकित्सा अतिसार की चिकित्सा, अतिसार करने वाले दोषों की चिकित्सा करनी है। कोरोना की चिकित्सा हमें कोरोना को ट्रीट नहीं करना है, कोरोना से जो दोष दुष्ट हुए हैं उनकी चिकित्सा करनी है। ये कोई बता ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा इसके ऊपर। बस कोरोना के लिए ये द्रव्य है, शुंठी ले लो, मरीच ले लो या च्यवनप्राश ले लो, गार्गल्स करो, ये अरे ये बात की बातें है। पहले दोषों का परीक्षण करोगे या नहीं करोगे? दोषों का परीक्षण करने के बाद में पित्तानुबंधी होगा तो उसको चिकित्सा अलग करनी पड़ेगी। श्लेष्मा का अनुबंध होगा तो द्रव्य अलग देने पड़ेंगे। वायु का अनुबंध होगा तो चिकित्सा अलग करनी पड़ेगी। मेरे पास जितने पित्तानुबंध के रुग्ण आते हैं उनमें सिर्फ रक्त मोक्षण से पेशेंट के सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। मैं टेस्ट निगेटिव आता है ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो तो आधुनिक चीजें हैं। हम आयुर्वेद की दृष्टि से कब देखेंगे किसी भी चीज को? क्यों हर बार मॉडर्न का चश्मा लगाकर आयुर्वेद पढ़ना है हमें? क्यों? क्या हम आयुर्वेद की पद्धति से देख नहीं सकते? क्या हम हमारा रुग्ण आयुर्वेद की पद्धति से ठीक नहीं कर सकते? क्यों हर बार हमें थायराइड पे क्या देना है, डायबिटीज पे क्या देते हो, ये क्यों सवाल दिमाग में आते हैं हमारे? जब ये ग्रुप स्थापन हुआ था तो मैंने भी कहा था कि ऐसे सवाल मुझे मत पूछो कि मेरे माँ को डायबिटीज से मैं क्या दवाई दूं। यह आयुर्वेद नहीं है। एलोपैथी में अगर होगा तो मुझे पता नहीं, मैं उसका तज्ञ नहीं हूं। मैं आयुर्वेद जानता हूं, जितना जानता हूं उसी प्रकार से ट्रीटमेंट करता हूं।
कोई भी रुग्ण जब फाइल लेके आता है, मैं फाइल बाजू रख देता हूं, फाइल बाद में देखो, पहले रुग्ण का परीक्षण करो, उसके लक्षण लिख के डालो, उसके हेतु निकालो, फिर देखो फाइल। इतना करने पर फाइल में कुछ नहीं मिलता हमें, वो पहले सब हो चुका होता है। चिकित्सा दोषों की करनी है हमें। तो दोष क्या है? दोष ये मूलतः धातु है, शरीर के सबसे बेसिक घटक है ये, इन्हीं के कारण शरीर बनता है। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 21, अध्याय का नाम है वर्ण प्रश्नीय, और वर्णन सभी दोषों का है। अब बाद में निकल के देखिए, दुर्दैव की बात यह है कि सुश्रुत कोई पढ़ता ही नहीं है, और सुश्रुत पढ़ने बैठेंगे तो शारीर स्थान पढ़ते हैं सिर्फ, सूत्र स्थान कोई पढ़ेगा नहीं। उसमें से 21 अध्याय तक कौन जाएगा? ये बहुत महत्व के अध्याय है। आपको अगर अध्ययन करना है तो सुश्रुत के सारे काय चिकित्सा के अध्याय पढ़ो, शल्य के अध्याय बाद में पढ़ सकते हैं। काय चिकित्सा के जो बेसिक अध्याय है वो तो पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? 15वां अध्याय, 17वां अध्याय, 20वां अध्याय, 21वां अध्याय कब पढ़ेंगे? 24 चैप्टर, 34 चैप्टर, ये पढ़ने चाहिए। तो उस अध्याय में पहला ही सूत्र है, वात पित्त श्लेष्मणः एव देह संभव हेतवा। दोष यही देह के संभव के, देह की निर्मिति के हेतु है। दोषों से ही देह बनता है। ये प्रश्न, ये सवाल प्रश्न आने के बाद आगे नीचे डल्ला ने टीका लिखी है कि व्रण शब्देन दोषा उच्चन्ते। सुश्रुत में व्रण का अर्थ गुण नहीं है, व्रण का अर्थ दोष है। टीका पढ़िए आप, 21वां अध्याय। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, शायद आपको उसके बाद में मेरे, आपको कहां पे शेयर कैसे कर सकते हैं हम, स्क्रीन शेयर कहां कर सकते हैं? हाँ सर बीच आप में केवल श्लोक बोल दीजिए, कौन सा नंबर है, वो काफी है मेरे ख्याल। पहला ही श्लोक है। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी नहीं सर, सर एक्चुअली एक ग्रीन बटन मुझे है नीचे। मुझे होस्ट कीजिए, होस्ट कीजिए। होस्ट यहाँ पे सर आयुपेडिया नाम से कोई है, कर दिया सर आप? आ गया। ओके, थैंक यू। दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ सर, दिखाई दे रही। जी सर दिखाई दे रही। हाँ, अब मैंने सुश्रुत संहिता निकाली है, उसमें से सूत्र स्थान का 21वां अध्याय वर्ण प्रश्नाध्याय। और देखो, पहले टीकाकार कहते हैं व्रण शब्देन अत्र वातादयः उच्यन्ते। वर्ण शब्द से यहाँ पे वातादि का अभिप्रेत लेना है। और पहला ही सूत्र है वात पित्त श्लेष्मणः एव देह संभव हेतवाः। अब ये टीका जो नीचे की है वो बहुत महत्व की है। दूसरे लाइन से टीका पढ़िए, देह संभव हेतवाः इति देह उत्पत्ति हेतवाः। देह की उत्पत्ति के हेतु ही दोष है। अब डल्लन की टीका करने की पद्धति देखो, खुद ही प्रश्न पूछते हैं और खुद ही उत्तर भी देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न शायद हमारे मन में भी कभी कभी आएगा ये सुनने के बाद। वो कहते हैं ननु शुक्र शोणिते देहोत्पत्ति हेतु। अरे ऐसा, ननु मतलब ऐसा कैसे? हमें तो आज तक पढ़ाया गया कि देह की उत्पत्ति करने के लिए शुक्र और शोणित ये दो हेतु है। पिता का शुक्र और माता के शोणित के संयोग से नवीन देह की उत्पत्ति होती है। अब आप कहते हो कि दोष ये देह के संभव हेतु है, ये कैसे? तो आगे वो कहते हैं तत्कथम वातादयोः देह संभव हेतवा कथ्यन्ते। ये प्रश्न पूछा उन्होंने खुद को ही, और आगे खुद ही उत्तर दे रहे हैं उच्चन्ते। इसका उत्तर बताते हैं, वो आगे का वाक्य बहुत महत्व का है। अविकृता वातादयाः शुक्र अर्थवादी सहकारितया देह जनका अभिप्रेता इति अर्थः। मतलब अविकृत पिता के शरीर में जो प्राकृत दोष है और माता के शरीर में जो प्राकृत दोष है, और उसके पिछले जन्म से जो जीव आने वाला है वहां पे जन्म लेने के लिए,
उसके जो आत्मज भाव है उसमें जो दोषों की अवस्था है, इनको ये वातादि तीन दोष, तीनों मतलब पितृज, मातृज और आत्मज, तीन भावों में जो दोषों का जो कुछ समुच्चय है वो शुक्र आर्तवादी सहकारितया, शुक्र और आर्तो इन दोषों को सहकारी सहायभूत है, इनके सहाय से देह जनका अभिप्रेता। ये देह जनन करने कौन करता है? अविकृता वातादया देह जनका, और उनके वहन के लिए शुक्र और आर्तव सहकार वो साधन है उनके। अब जब ये वाक्य प्राकृत वाक्य है कि अविकृता वातादया देह जनका अभिप्रेता, मतलब प्राकृत दोष होंगे तो प्राकृत देह निर्माण होगा। अब इस वाक्य को तंत्रयुक्ति लगाएंगे विपर्यय, और वाक्य होगा विकृता वातादया विकृता देह जनका अभिप्रेता, मतलब जन्मजात व्याधियों की जो संप्राप्ति है वो यहीं पे है, मूल संप्राप्ति यहां है। इसका ही विस्तार चरक संहिता के शारीर स्थान के चौथे और पांचवे, 3 और 4, तीसरे और चौथे अध्याय में वर्णन किया है। बाद में आप देख लीजिए, जन्मजात व्याधियों की संप्राप्ति चरक शारीर स्थान चौथे अध्याय में है। तो जन्मजात व्याधि अगर नहीं चाहिए, जो अपत्य उत्पन्न होने वाला है, मतलब जिसको अपत्य चाहिए, उस माता पिता को अगर प्राकृत अपत्य चाहिए तो पहले उन माता पिता के शरीरस्थ दोषों को प्राकृत कर लेना चाहिए। इसलिए हमें गर्भाधान से पहले शोधन चिकित्सा कही है, कम से कम 1 मास तक एक ब्रह्मचर्य पालन और माता को विशिष्ट आहार और पिता को विशिष्ट आहार, ये बताया है हमारे संहिताओं में बताया है। और उसके बाद आप फिर गर्भाधान करिए और फिर अच्छा गर्भ फिर रह जाएगा। फिर आगे के रसज, तत्वज, सात्म्यज भाव आगे कार्य करने वाले, पर मूलतः 3 भाव जो है गर्भज भावों में से मातृज, पितृज और आत्मज। अब आत्मज भावों में तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर मातृज और पितृज भाव तो हम शुद्ध करके रख सकते हैं। तो वो चिकित्सा ग्रंथकारों ने दी है। इसलिए दोषों का विचार इतने सूक्ष्मता में, ये डायरेक्ट क्यों बता रहा हूं, दोषों का विचार इतना सूक्ष्म है कि अगले आने वाली पीढ़ी में भी हमें उसका रूपांतरण दिखाई देता है। अभी समझो कोई एक व्यक्ति पिता होने वाला है तो उसके शरीर में जो दोष है उसकी अभिव्यक्ति उसके अपत्य में भी आएगी। और इतना ही नहीं, चरक ने तो और आगे बताया है कि 3rd जनरेशन उसमें भी विकृति जाती है, 2nd जनरेशन कैरियर रहता है, ये वर्णन चरक में है। वाजीकरण की व्याख्या क्या की है? अपत्य संतान कहा। क्यों 2-2 क्यों? अपत्य भी और संतान ऐसा क्यों बताया है? मतलब हमें ऐसा अपत्य चाहिए कि जो आगे संतान उत्पत्ति कर पाएगा। क्लैब्य अपत्य ये वाजीकरण का हेतु ही नहीं है। अपत्य भी ऐसा निर्माण करना है जो आगे संतान परंपरा जारी रखेगा आगे, ये हमारा उद्देश्य है वाजीकरण का। तो आप ग्रंथकारों को समझिए कि ग्रंथकारों को क्या कहना है। तो दोष ये सबसे मूल घटक है। अब देखिए चरक में दोषों की व्याख्या हमें ग्रंथों में कहीं नहीं मिलती, इसलिए हमें सारे यहां वहां से उसके संदर्भ निकालने पड़ते हैं। तो महारोगाध्याय में सूत्र स्थान का ये 9 नंबर का सूत्र है कि सर्व शरीर चराहा वात पित्त श्लेष्मणः सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता कुपिता शुभा शुभा निकुर्वन्ति। इसका अर्थ ऐसा है कि वात पित्त श्लेष्मा ये संपूर्ण शरीर में कुपित अवस्था में अशुभ कर्म करता है और अकुपित मतलब प्राकृत अवस्था में शुभ कर्म करता है। इसको एक उन्होंने विशेषण दिया है, सर्व शरीर चराहा। इसका अर्थ दोष कहीं पर भी एक जगह पे रुकते नहीं है, चाहे वो कुपित हो या अकुपित। जब वो किसी स्रोतस में या किसी अवयव में या किसी मार्ग में रुकेंगे, उनका संग होगा, तो व्याधि की उत्पत्ति होती है। यत्र संगः ख वैगुण्यात् तत्र व्याधि उपजायते। इसका उल्टा अर्थ क्या है कि अगर संग नहीं होगा तो व्याधि नहीं निर्माण होगा। कुपित दोष संचारी रहते हैं, कुपित दोष भी संचारी रहते हैं जब तक उनका स्थान संश्रय नहीं होता, व्याधि उत्पन्न नहीं होता। वो अपने कुपित के लक्षण दिखाई देंगे,
वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे, विकृति के लक्षण दिखाई देंगे, क्षयत्व क्षय के लक्षण दिखाएंगे, पर व्याधि नहीं करेंगे। जैसे ऋतुकालीन क्षय प्रकोप प्रशम होता है, दिनकालीन क्षय प्रकोप प्रशम होता है, पर हमें व्याधि आज अभी वसंत ऋतु चल रहा है, क्या हम सबको कफ के विकार हो गए? नहीं हुए। हमें लक्षण छुटपुट दिखाई देंगे कभी न कभी ऋतु में 1-2 दिन। व्याधि श्लेष्मा के नानात्मज व्याधियों से व्याधि नहीं होगा कुछ हमें, पर हाँ, अगर अति मात्रा में श्लेष्मा प्रकोपक हेतु से अगर श्लेष्मा बढ़ेगा और कहीं पे जाके वो स्थान संश्रय करेगा, उसका अवरोध हो जाएगा, तो जहां पे वो अवरोध होगा उस स्रोतस का व्याधि निर्माण हो जाएगा। उस स्रोतस के अनुसार, उस अवयव के अनुसार श्लेष्मा का व्याधि वसंत ऋतु में उत्पन्न हो सकता है। पर ऐसा भी नियम नहीं है कि सिर्फ वसंत में ही कफ के व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। अगर ऐसा होता कि समझो जैसे वर्षा ऋतु में ही वात के व्याधि होते हैं, क्या आप सभी चिकित्सक हैं, चिकित्सा देखते हैं, पेशेंट देखते हैं, क्या पक्षाघात के रुग्ण सिर्फ वर्षा ऋतु में आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में किसी को पक्षाघात नहीं बैठता? कितने लोगों को बैठता है? कितने लोग देखे हैं? वसंत ऋतु में साल में कभी भी पक्षाघात बैठ सकता है। तो अगर हेतु इतने बड़े हैं कि दोष विकृत होके कहीं पे स्थान संश्रय कर रहा है स्रोतो वैगुण्य से, तो व्याधि कभी भी उत्पन्न हो सकता है। पर ऋतुकालीन क्षय प्रकोप प्रशम में स्थान संश्रय न होने से सभी को व्याधि नहीं होती। अगर ऐसा होता तो वसंत में सभी के सभी मानवों को श्लेष्मा के विकार हो जाते हैं, फिर वो ग्रीष्म में अचानक ठीक हो जाते हैं, फिर वर्षा ऋतु में वात व्याधि हो जाते हैं, फिर शरद में वात व्याधि ठीक होकर पित्त के व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं, और हेमंत में पित्त विकार नष्ट हो जाते हैं। ऐसा होता तो चिकित्सा करने की जरूरत ही नहीं थी। कोई भी दोषों का व्याधि हेतुओं के बल के अनुसार वर्ष भर में कभी भी किसी को भी उत्पन्न हो सकता है। जो हेतु सेवन करेगा उसके शरीर में दोष विकृत होके अगर कहां पे भी जहां पे स्थान संश्रय करेंगे उस स्थान के अनुसार व्याधि निर्माण होगा। यहाँ पे नीचे इतने वात्विक विकार आपको दिखाई दे रहे हैं। नख भेद बताया है, उरुसात बताया है, शेफत स्तंभ बताया है, वक्षोपरोध, जहां पे ख वैगुण्य है वहां पे वायु जाके बैठेगा, वात व्याधि। तो स्थानिक दोष और प्रकोपित दोष ऐसे दोषों के भेद नहीं है। दोष सर्व शरीर चर है। हमारे शरीर में ऐसी एक भी जगह नहीं है कि जहां पे 3 दोष नहीं है। पक्वाशय में वातो वायु ये ज्यादा है, व्यपदेशस्तु भूयसा, इसका अर्थ श्लेष्मा और पित्त नहीं है, ऐसा नहीं है। आमाशय में क्या सिर्फ श्लेष्मा है, पित्त और वायु नहीं है? या आमाशय में सिर्फ पित्त है, श्लेष्मा और वायु नहीं है? उरस्थान में सिर्फ श्लेष्मा है, वायु नहीं है? वो तो व्यान वायु का स्थान है ना, हृदय। उरस्थान में उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाश्चरेत, ऐसा भी सूत्र है। तो क्या उरस्थान सिर्फ श्लेष्मा का है? उरस्थान में पित्त विकार नहीं होते? ये थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजन हो रहा है कि पक्वाशय सिर्फ वायु का स्थान है। नहीं नहीं, तीनों ही दोष शरीर के यश्च यावत स्थान में है। और देखिए कैसी सृष्टि है ये, भगवान की लीला बोलो क्या, किसी का भी भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, किसी ने जिसने बनाया है, देखो 3 दोष, एक शीत है, एक उष्ण है, एक अनुष्ण शीत है, 2 स्निग्ध है, एक रुक्ष है, एक लघु है, 2 गुरु है। मतलब इनके गुणों परस्पर विपरीत गुण के होते हुए भी ये शरीर में एक साथ रह के अपना अपना प्राकृत कर्म करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं रहते। वो श्लेष्मा बढ़ गया मतलब वायु क्षीण होता है, ऐसा नहीं है। वायु वृद्ध हो गया मतलब श्लेष्मा क्षीण हो गया, ऐसा नहीं है।
हेतु के कारण हेतु के समान गुण के दोष के गुणों की वृद्धि होती है और हेतु के गुणों के विपरीत गुण के दोषों का उन गुणों का क्षय होता है। कभी कभी हमें पित्त के व्याधि आते हैं, हम पेशेंट कहता है कि मैं तीखा नहीं खाता, मैं खट्टा नहीं खाता, मैं कुछ भी बाहर का उष्ण पदार्थ नहीं खाता, फिर भी मुझे एसिडिटी होती है। ऐसे पेशेंट के द्रव गुण का इतिहास चेक करिए, द्रव गुण के हेतु देखिए, क्योंकि द्रव ये गुण सिर्फ प्राकृत अवस्था में सिर्फ पित्त का है, श्लेष्मा का नहीं है। श्लेष्मा को जब द्रव गुण आता है तो उसको प्रमेय कहते हैं, बहुद्रव श्लेष्मा। अब द्रव गुण के हेतु बंद करो, अत्यंबुपान बंद करो, आते जाते समय चाय पीना, जूस पीना, मिल्कशेक पीना बंद करो, अम्ल पित्त तुरंत बंद हो जाता है, तुरंत बंद हो जाता है। तो द्रव गुण के हेतु देखने पड़ते हैं अम्ल पित्त जो नानात्मज विकारों में, क्योंकि वो पित्त का गुण है। पित्तम सस्ने तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। तो दोष ही व्याधि करने वाले हैं, क्योंकि इसलिए वाग्भट सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में कहते हैं दोषाः एव ही सर्वेषां व्याधिनाम इक कारणम। दोष ही सभी व्याधियों के, चाहे वो निज हो, आगंतु हो, जन्मजात हो, जेनेटिकल हो, कुलज हो, हेरिडिटरी हो, औपसर्गिक हो, कोई भी हो व्याधि, वो दोषों के विकृति के बगैर हो नहीं सकते। व्याधि की अवस्था है, इसका अर्थ दोषों की विकृति है। हमें सिर्फ कौन से दोष की विकृति है और दोषों के कौन से गुण की विकृति है, ये चेक करना है। और फिर वृद्धि है या क्षय है, हमारे एक जहन में आता है, क्योंकि ये क्यों आया, प्रकोपित दोष स्थानिक दोषों का विचार क्यों आया, मैं आपको बताता हूं। हमें प्रकोप का अर्थ समझाया जाता है कि अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जाना मतलब प्रकोप। ये व्याख्या सरासर गलत है। ये प्रकोप की व्याख्या ग्रंथकारों की नहीं है। कोप की व्याख्या वाग्भट ने दी है, कोपस्तु उन्मार्गगामिता। और नीचे टीकाकार ने टीका की है, स्वस्थानम त्यक्त्वा दोषस्य पुनः मार्गांतरगमनम। और इसका मराठी में हमने भाषांतर किया, स्वस्थान का अर्थ अपनी जगह छोड़ के अन्य स्थान में जाना मतलब प्रकोप। ये हमने भाषांतर किया, ये ग्रंथकारों को अभिप्रेत नहीं है। कैसे मैं दिखाता हूं, आपके पास अगर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, मुझे फिर से होस्ट कीजिए। I want to share my screen. Done, sir. Okay, thank you. अष्टांग हृदय में 12वें अध्याय में यह सूत्र आया है प्रकोप का। और यहां पे पहले 18 सूत्रों में सभी दोषों के स्थान और प्राकृत कर्म बताए। अब ये 18 नंबर के श्लोक में पहला प्रकरण खत्म होता है इस अध्याय का। इति प्रायेण दोषाणाम स्थानानि अविकृतात्मनाम व्यापिनाम अपि जानीयात कर्माणि च पृथक पृथक। व्यापिनाम मतलब खाली नीचे टीका है, सकल शरीर चरणाम मतलब हमने जो दोषों के स्थान बताए, पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शनेन्द्रियम, ये वायु के स्थान बताया, श्लेष्मा का स्थान बताए, पित्त के स्थान बताए, ये प्रायः बताया है, मतलब वहां पे उनकी अभिव्यक्ति ज्यादा है। वैसे दोष कैसे है, व्यापी नाम अपी, सकल शरीर चर है वो, पर हमने उनके ज्यादा जहां पे वो अतिशय बाहुल्य से कार्य करते हैं ऐसे स्थान बताए। अब वो प्रकरण खत्म हो गए यहाँ पे, इसलिए हिमाद्री टीकाकार कहते हैं, देखिए नीचे, प्रकरणार्थम उपसंहरति, एक प्रकरण यहाँ पे खत्म हुआ, अब आगे दूसरा प्रकरण शुरू होता है। ये सूत्र ध्यान से पढ़िए।
उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति संचयम। वायु का संचय कैसे होता है? जब रुक्षादि गुणों को उष्ण गुण का साहचर्य मिलता है। हेतु जब ऐसे होते हैं कि जो रुक्षादि और उष्ण गुण के हैं, तब वायु का चय होता है। शीतेन कोपम, जब रुक्षादि गुणों के साथ शीत गुण होता है तो वायु का कोप होता है। और स्निग्धादि गुणों के साथ उष्ण गुण होता है तो उसका शम होता है। इसका अर्थ वायु का संचय, प्रकोप और प्रशम ये जगह के अनुसार नहीं है, ये गुणों के अनुसार है। ठीक है। अब आगे यही सूत्र पित्त का भी है। शीतेन युक्ता तीक्ष्णाद्या चयम पित्तस्य कुर्वते उष्णेन कोपम मंदाद्यः शमम शीतोपसंहिता। मतलब पित्त का चय, प्रकोप, प्रशम ये भी गुणों के अनुसार बताया है, न कि उसके जगह के स्थानों के अनुसार। फिर बाद में शीतेन युक्ता स्निग्धाद्या कुर्वते श्लेष्मणः चयम उष्णेन कोपम तेनेव गुणः रुक्षादयः शमम। ये श्लेष्मा का चय, प्रकोप, प्रशम है और ये शरीर में किसी भी स्थान में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्लेष्मा के ही स्थान में होगा, ये जहां पे ये संप्राप्ति होगी वहां पे ये लक्षण हो गए। इसके बाद में चय की व्याख्या है, चयो वृद्धि स्वधामनी एव। अब धामन का अर्थ हमने हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में जगह, स्थान, प्लेस, स्रोतस ऐसा लिया और हमने क्या व्याख्या की? ये हमने गलती की है कि अपने ही स्थानों में, मतलब अपने ही जगह में किंचित बढ़ना मतलब चय। पर हमें ग्रंथकार को देखिए, अधिकरण क्या चल रहा है? चय, प्रकोप, प्रशम गुणों के अनुसार है, तो हमें यहां पे गुणों का विचार करना चाहिए। इसलिए धामन शब्द का अगर आप कोशों में अर्थ देखोगे तो धामन शब्द का एक और अर्थ है गुण, शक्ति। इसलिए चयो वृद्धि स्वधामनी एवं, इसका अर्थ अपने गुणों में किंचित वृद्ध होना, यह चय है। इसलिए जिस हेतु से वृद्धि के हेतु है उसका प्रद्वेष होता है और विपरीत गुण की इच्छा होती है। विपरीत गुण की इच्छा है मतलब क्या है? स्वगुण की किंचित वृद्धि है। अब आगे कहते हैं कोपस्तु उन्मार्गगामिता। अब यहाँ पे व्याख्या है टीकाकारों की कि स्वस्थानम त्यक्त्वा दोषस्य पुनः मार्गांतरगमनम। और हमने फिर से स्थान शब्द का अर्थ जगह लिया, प्लेस लिया, और हमने इसकी व्याख्या की अपना स्थान छोड़ के, मतलब पक्वाशय में वायु किंचित बढ़ा तो वो क्षय है, और पक्वाशय को छोड़ के अगले शरीर दूसरे जगह पे गया तो उसका प्रकोप हो गया। ये विकृत कल्पना हमने दिमाग में बैठी। अब स्थान का अर्थ हमने जगह लिया, पर स्थान शब्द का एक और अर्थ ग्रंथ में है, वो है चरक के सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में। क्या है देखिए, सूत्र पढ़िए। क्षयः स्थानम च वृद्धिश्च दोषाणाम त्रिविधा गति ही। स्थान ये दोषों की एक गति भी है। अब एक जगह गति कैसे हो सकती है? ऐसा प्रश्न आपके मन में कभी आया? मेरे तो मन में आया था, पर कभी किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक जगह गति कैसे हो सकती है? क्या इसका अर्थ ऐसा है? हमारे देखिए, अगर अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जाना मतलब प्रकोप है, तो वायु का प्रकोप पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शन इंद्रियम में होना नहीं चाहिए। श्लेष्मा का प्रकोप उर स्थान में होना नहीं चाहिए। पित्त का प्रकोप नाभि, आमाशय, स्वेदा, रसिका, रुधिरम, लसहा, इसमें पित्त का प्रकोप होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसके स्थान है और इन स्थानों को छोड़ के अगर वो बाहर जाके प्रकोप कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रकोप नहीं होना चाहिए, है ना? पर क्या हमें दिखाई देता है? वायु का प्रकोप, वायु की विकृति ये इन्हीं स्थानों में ज्यादा है। पित्त के व्याधि इन्हीं स्थानों में तो होते हैं। वायु के ऊपर चिकित्सा करने के लिए बस्ती हम पक्वाशय में ऊपर तो देते हैं। अगर पक्वाशय में वायु का प्रकोप ही नहीं है तो वहां पे चिकित्सा क्यों करते हैं? ये इसका थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इसलिए चक्रपाणि ने नीचे टीका दिखी है, स्थान का अर्थ दिया है
स्थानम इति स्वमान अवस्थानम, अपने प्राकृत मान में रहना और प्राकृत अवस्था में रहते हुए शरीर में गति करना, इसको स्थान गति कहते हैं। जो दोष अपने द्रव्यतः गुणतः कर्मतः प्राकृत अवस्था में है और ऐसी प्राकृत अवस्था में वो शरीर में संचारी अवस्था में है, तो उसको वो स्थान गति में है, ऐसा कहते हैं ग्रंथकार। अब कोप की व्याख्या स्वस्थानम त्यक्त्वा, अपना स्थान छोड़ के, मतलब अपनी प्राकृत अवस्था छोड़ के अन्य मार्ग में जाना, मतलब एक तो क्षय होना या वृद्ध होना, इसका अर्थ प्रकोप है। प्रकोप मतलब आइदर वृद्धि इन देयर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज और क्षय इन देयर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। द्रव्यता गुणता कर्मतः मात्रा में क्षय होना ये एक प्रकार का प्रकोप है, या वृद्ध होना ये दूसरे प्रकार का प्रकोप है। अब इसका संदर्भ और बताता हूं मैं आपको। चरक संहिता शारीर स्थान 6 अध्याय शरीर विषय अध्याय, उसका सूत्र क्रमांक 17, इसकी टीका चक्रपाणी की देखिए, मैं टीका थोड़ी सी बोल्ड कर देता हूं। क्या टीका लिखी है? कुपितः च इति पदेन, कुपित पद से क्या लेना है? वातादयः सामान्येन क्षीणा वृद्धा वा गृह्यन्ते। कुपित पद से दोषों का एक तो क्षयत्व या वृद्धत्व हमें देखना है। इसलिए कोप की व्याख्या चक्रपाणी ने की है, विकृति मात्रम ही वातादीनाम कोपः, किसी भी प्रकार की विकृति आना यही कोप इसको कहा जाता है। धर्माधिकारी सर जी ने उनके व्याख्यान में जो सूत्र स्थान का एक संदर्भ दिया है वो वृद्धात्मक प्रकोप का एक संदर्भ है। क्षयात्मक प्रकोप समझने के लिए थोड़ा और अध्ययन लगता है, इसलिए उन्होंने उस बेसिक लेक्चर में उसका उल्लेख नहीं किया। एक ने मुझे प्रश्न पूछा कि सर ने तो ये कहाँ है, पर सर के दूसरे अध्याय दूसरे लेक्चर सुनिए आप इसके व्याख्या इसके ऊपर के। ऐसे कई संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं। तो प्रकोप मतलब क्षय या वृद्धि। अब मैं मेरा मंतव्य यहाँ पे खत्म करता हूं और आपको जो प्रश्न पूछने हैं आप मुझे पूछ सकते हो, एक एक करके पूछिए। इसी विषय के संदर्भ में पूछिए, इस विषय को छोड़ के प्रश्न होंगे तो वो बाद में हम कभी उसका उत्तर देने का प्रयास करें। हेलो सर। हाँ पूछिए। सर आपने कहा ना कि दोष है वो जब जन्म होता है तब उसको देह मीन्स देह को संभव दोष होता है। मीन्स मेरे कहने का मतलब हाँ कि देह जब बनता है तो दोष की वजह से ही बनता है। तो जो अवस्थापाक दिए हैं मधुर अवस्थापाक वो सब, तो उसमें प्राकृत दोष बनते हैं। बिल्कुल। दोष तो 3 जगह पे बनते हैं। एक जन्मजात दोष होते हैं, जन्मजात शरीर जब निर्माण होता है तब दोषों की निर्मित होती है। उसके बाद में जब आहार लेना शुरू हो जाता है तब आहार से अवस्थापाकों में क्रमशः दोषों की उत्पत्ति होती है, और आगे धातुओं के परिणमन में भी मल स्वरूप दोषों की उत्पत्ति होती है, वो भी प्राकृति है। जैसे रस परिणमन में श्लेष्मा निर्माण होता है, रक्त परिणमन में पित्त निर्माण होता है, ये वहां पे उस प्रक्रिया में मल स्वरूप है, किंतु वो उसके महाभूत प्राकृत श्लेष्मा के समान होने से उसको श्लेष्मा कहा जाता है। ऐसे 3 स्तर पे दोषों की निर्मित होती है, और दोष एक बार निर्माण होने के बाद कुछ काल के बाद नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि स्वभाव परमवास से जो निर्माण होता है वो योग्य समय में नष्ट भी होता है, उसकी जगह दूसरा परमाणु लेता है। एक ने सवाल और पूछा था मुझे, क्या वायु मूर्त है? हाँ, वायु मूर्त है, वायु दोष मूर्त है, वायु महाभूत भी मूर्त है। अमूर्त महाभूत सिर्फ एक है, आकाश। सिर्फ 4 द्रव्यों को परमाणु नहीं है, आकाश, दिशा, काल और आत्मा। बाकी 4 महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, तेज और मन, इनको परमाणु है। इसलिए वो मूर्त है। वायु ये अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, और उसके परमाणु है।
सर वायु के कर्म ही अव्यक्त हैं। कर्म कैसे अव्यक्त है? कर्म तो व्यक्त है। आपको वायु कर्म से व्यक्त है, इसलिए उसको अव्यक्तो व्यक्त कर्मा ऐसा कहा है। जिसको वायु दिखाई देता है उसकी 7 दिन में मृत्यु है, ऐसा इंद्रिय स्थान में वर्णन किया, क्योंकि वो अव्यक्त है। क्योंकि वो देखिए, आपने फिजिक्स पढ़ा है सभी ने, हमने उसमें 3 स्टेट का अध्ययन किया है, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड के जब हम डायग्राम निकालते थे तो वो चौखट में ऐसे नजदीक 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 हम पॉइंट्स देते थे। लिक्विड में थोड़े दूर 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 परमाणु लिखते थे, और गैसियस में 2 ही 3 ऐसे परमाणु लिखते थे, बहुत दूर होते थे। परमाणु है, मूर्त है वो, पर वो विरल होने से दिखाई नहीं देता। उसके 3 उसके वायु को 3 विशेषण दिए है चरक ने वातव्याधि वातकला के अध्याय में। वो है अनासाध्य, अनवस्थित, ऐसे 2, और तीसरा है, ऐसे 3। अनवस्थित में चल है, चंचल है। अनासाध्य मतलब उसको हम पकड़ नहीं सकते। अनवस्थित चंचल स्वभावी है। उसके परमाणु है, वो अपने कर्म से व्यक्त है। आपको यहाँ पे वायु है, समझ में कैसे आ रहा है? समझो वायु बह रहा है, यहाँ पे आपको वायु बहती दिखाई नहीं देती, आपको मिट्टी धूल उड़ती है, कब कोई पत्ते उड़ते हैं, पेड़ हिलते हैं, कपड़े हिलते हैं, हमारे त्वचा पे उसका स्पर्श होता है, और हम कहते हैं कि देखो वायु बह रहा है। तो वायु आप समुद्र के किनारे रहोगे तो आपका शरीर समुद्र के जो गुण है उसके खारे पानी से या उसके जो तीक्ष्ण गुण से शरीर भी उस प्रकार का हो जाता है। ठंडी के सीजन में त्वचा फूट जाती है, धूप के सीजन में भी त्वचा को विदारण हो जाता है, क्योंकि वायु त्वचा के ऊपर कार्य करता है, और वो कर्म से दिखाई देता है कि इस प्रकार का वायु है। उष्ण वायु का उष्माघात होता है, शीत वायु का शीताघात होता है कि नहीं होता है? तो वायु कर्म से व्यक्त है और वो मूर्त है, किंतु वो मूर्त वायु है। कर्म से भी व्यक्त है। कर्म से भी व्यक्त है वायु, कर्म से ही व्यक्त है, वैसे व्यक्त नहीं है वो। आपको वायु दिखाई देता है क्या? मुझे तो नहीं दिखाई देता। वो आपके कर्म से ही व्यक्त है। शरीर में वायु है, आप समझते कैसे है? आपको वमन में श्लेष्मा पित्त दिखाई देता है क्योंकि वो व्यक्त है, पर वायु के कर्म दिखाई देते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ये कर्म भी मेरे शरीरस्थ वायु का है। आप सुन रहे हैं, ये भी आपके शरीरस्थ प्राकृत वायु का कर्म है। मेरे हाथ, मेरे पल के झपक रही है, ये सब वायु के कर्म तो है। तो इस कर्म से हम समझते हैं कि इसके शरीर का वायु प्राकृत है। अगर मेरे शरीर का वायु विकृत हो जाएगा तो मैं ये कर्म नहीं कर पाऊंगा, पक्षाघात हो जाएगा या और कुछ वात व्याधि हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर, शिरा ग्रंथि और संग में डिफरेंस समझ नहीं आता। ये शिरा ग्रंथि का जो लिखा है। हाँ, मैं आपको उस सूत्र की बताता हूँ। सूत्र क्या होता है कि मूलतः सूत्र पढ़ने का जो मजा है ना, वो आपको मैं अब बताना चाहूंगा कि हम मूलतः सूत्र नहीं पढ़ते हैं और फिर क्या होता है। ये संदर्भ है विमान स्थान में 5वें अध्याय में 23 नंबर का शायद सूत्र है, 24 है। हाँ, अति प्रवृत्ति संगो वा तीराणाम ग्रंथयोपि वा विमार्ग गमनम चापि स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। अब ये सूत्र का अन्वय कैसे लगाना है ये पहले समझिए। अति प्रवृत्ति वा संग वा तीराणाम ग्रंथि, मतलब 3 घटक हो गए। एक तो अति प्रवृत्ति होगा, नहीं तो संग होगा, नहीं तो सिरा में ग्रंथि होगी, और चौथा है विमार्ग गमनम च, मतलब अति प्रवृत्ति च विमार्ग गमनम, या संग और विमार्ग गमन, या तीरा ग्रंथि और विमार्ग गमन। ये स्रोतस के सामान्य दुष्टि लक्षण है। आपको स्रोतस के दुष्टि हुई है, इसके लक्षण क्या है? तो ये होगा अति प्रवृत्ति से विमार्ग गमन, या संग से विमार्ग गमन, या सिरा ग्रंथि से विमार्ग गमन।
4 घटक नहीं है, ये 3 ही घटक है। मेन लक्षण है विमार्ग गमनम। ये 3 कारणों से हो सकता है। देखिए दुष्टि लक्षणम ये एक वचन है, अगर 4 लक्षण होते तो दुष्टि लक्षणानी ऐसा वाक्य प्रयोग हो जाता, बहुवचन होता ना, ये तो एक वचन ही है दुष्टि लक्षणम। तो विमार्ग गमनम यही एकमेव स्रोतो दुष्टि लक्षण है, उसके 3 हेतु है। अति प्रवृत्ति से विमार्ग गमनम, संग से विमार्ग गमनम या सिरा ग्रंथि से विमार्ग गमनम। अब विमार्ग गमनम का अर्थ है जिस दोषों का, धातुओं का जो मार्ग है वो मार्ग छोड़ के अन्य किसी भी मार्ग में जाना, इसको विमार्ग गमन, विकृत मार्ग का गमन करना। जो समझो मेरा क्लिनिक, मैं यहां रहता हूं और सामने मेरा क्लिनिक है, स्ट्रेट रास्ता है और मैं रोज मेरे घर से सामने मेरे क्लिनिक में जाता हूं। अगर एक दिन बीच में ट्रैफिक जाम हो गई तो मेरा क्या हो जाएगा, मार्ग अवरोध है ना अभी, तो क्या होगा, तो मेरी गाड़ी नहीं जा पाएगा, तो मैं दूसरी किसी गली से राइट साइड से जाऊंगा या फिर लेफ्ट साइड से रास्ता होगा तो वहां से जाऊंगा। और कहीं से अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होगा तो मैं उड़ के जाऊंगा, या जमीन से मेट्रो होगी तो नीचे से जाके मेरे क्लिनिक में जाऊंगा, या कुछ भी नहीं होगा, टोटल जाम है तो मैं फिर से उल्टा घूम के मेरे घर पे आके बैठूंगा। ये सभी विमार्ग गमन है। ऊपर से जाना, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, नीचे से, वहीं पे घूमता रहना या फिर पीछे आना फिर से, ये सभी भी मार्ग गमन है। अब अति प्रवृत्ति से जहां पे देखो बाढ़ जब आती है तो विमार्ग गमन होता है कि नहीं होता? जब नदी को या पानी के झरने को बाढ़ आती है तो वो नदी का पूरा जो सीमा है वो उल्लंघन करके जहां पे जगह मिलती है वहां पे फैल जाता है पानी। तो अति प्रवृत्ति से भी विमार्ग गमन होता है, शरीर में भी होता है। अति द्रवपान से, शरीर में द्रव बढ़ने से विमार्ग गमन हो जाता है। संग से विमार्ग गमन, जब नदी के प्रवाह में अगर हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया तो पीछे बैक वाटर हो जाता है, आगे क्षय होता है, पीछे वृद्धि होती है, तो संग से भी विमार्ग गमन होता है। अब तीसरा जो है सीराणाम ग्रंथि। अब यहाँ पे सीरा का अर्थ हम वेन लेंगे तो गलती हो जाएगी। चरक में सीरा का अर्थ स्रोतस है। देखिए इसी अध्याय में ये स्रोतस के पर्याय दिए हैं, स्रोतांसी, सीराः, धमनीः, रसायन्यः, रसवाहिन्यः, नाड्यः, पंथानः, मार्गः, शरीर छिद्र, संवृत असंवृत, स्थान, आशय, निकेत, ये सभी स्रोतस के नाम है। नामानि भवन्ति, मतलब जहां पे भी ग्रंथ में स्रोतस शब्द है, सिरा है, धमनी है, रसायनी है, रसवाहिनी है, नाड़ी है, पंथ है, मार्ग है, शरीर छिद्र है, संवृता संवृत शब्द उपयोग में लाया है, स्थान शब्द है, आशय है, निकेत है, वहां पे अधिकरण देख के आपको उसका स्रोतस अर्थ लेना है। तो सिरा मतलब वेन, धमनी मतलब आर्टरी, ये हमारे दिमाग से निकाल दीजिए। इस प्रकार का अध्ययन आयुर्वेद को मान्य नहीं है। एलोपैथी के चश्मा छोड़ दीजिए। एक ही मार्ग में जहां पे धमन होगा वहां पे उसको धमनी कहा है, जहां पे श्रवण होगा, जहां पे शरण होगा, वह प्रवहन होगा, वहन होगा, उसको सिरा कहा है। और जहां पे श्रवण होगा, श्रवण का अर्थ ऊजिंग ऐसा नहीं है, श्रवण का अर्थ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसको स्रोतस कहा जाता है। नदी को भी हम स्रोतस कहते हैं ना, वैसे ही ये मार्ग है। स्रोतस मतलब मार्ग है शरीर के वहन के। हर एक मूर्त भावों का यावंता पुरुषे मूर्तिमंत भाव विशेष तावंता स्रोतोंसी प्रकार विशेष। 13 के सिर्फ बताए हमने, बाकी के अपरिसंख्य स्रोतों का अध्ययन कौन करेगा? अश्रु वह स्रोतस, स्तन्य वह स्रोतस, लसिका वह स्रोतस, ओजो वह स्रोतस, मनो वह स्रोतस, क्या कहते हैं, मुख का जो पानी आता है लाला स्राव वह स्रोतस, इसका अध्ययन कौन करेगा? ये तो छोड़ दीजिए। एसीटीएच वह स्रोतस, एफएसएच वह स्रोतस, एलएच वह स्रोतस, टेस्टोस्टेरोन वह स्रोतस, इस्ट्रोजेन वह स्रोतस। शरीर में जितने सारे पोटेशियम क्या जितने सारे हार्मोन्स,
विटामिन, जितने सारे क्या जो है चीजें जो अब आधुनिक शास्त्र से हमें पता चली है, उनके अपने अपने स्रोतस है, मार्ग है शरीर में। आप मुझे बताइए, ACTH, LH, FSH ये शरीर में कहीं तो उत्पन्न होते हैं, कहीं पे तो उनका वहन होता है, कार्य किसी और जगह पे होता है। क्या उनका वहन नहीं, उनका खुद का मार्ग नहीं होगा शरीर में? उनका स्रोतस नहीं होगा होगा? तो उसका अध्ययन कौन करेगा? आयुर्वेद में रिसर्च मतलब आज क्या हो रहा है? सिर्फ एक व्याधि कंडीशन आधुनिक की लेनी है, डायबिटीज टाइप 2 मेलाइटस, और एक कल्प लेना है आयुर्वेद का। बस हम रिसर्च कर रहे हैं। सर एक त्रिफला गुग्गुल, सर प्रमेय सुनिए सुनिए, त्रिफला गुग्गुल इन पैरालिसिस, या फिर पुनर्नवा मंडूर इन एनीमिया, या फिर क्या कौन सा वो त्रिफला क्या कहते हैं उसको, ऐसे आधुनिक कंडीशन लेने की, और एक कोई तो कल्प लेने का, ये आयुर्वेदिक रिसर्च नहीं है। रिसर्च करना है तो इस प्रकार से करिए। इसलिए सीरा ग्रंथि पूरा हो जाने दीजिए। सीरा ग्रंथि, यहाँ पे सीरा का अर्थ है स्रोतस, और ग्रंथि ये शोथवाचक शब्द है। यहाँ पे शोथ अपेक्षित है। स्रोतसों में अगर शोथ होगा किसी भी कारण से, तो उसके अंदर जो बहने वाला है उसका विमार्गमन होगा। संग कई प्रकार से होगा, श्लेष्मा से संग होगा, आम से संग होगा, धातुओं के कारण संग होगा, पर वहां पे शोथ होगा ही होगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि संग में हमेशा शोथ ही होगा। कोई आगंतुक व्याधि, आगंतुक शल्य आके बैठा है, उससे शोथ हो, उससे विमार्गम हुआ। जैसे गर्भ को शल्य का है, जब गर्भधारणा होती है तो उसका आर्तव विमार्गमन हो जाता है और स्तन वृद्धि होती है। यह वर्णन किया है काश्यप ने। जब गर्भ निकल जाता है तो आर्तव का संग निकल जाने से वो फिर से बहने लगता है अपने मार्ग से। तो सीरा ग्रंथि इसका अर्थ है स्रोतों में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का शोथ आना। तो शोथ के कितने प्रकार है वो श्वेत चिकित्सा अध्याय में वर्णन किए हैं। 12वें अध्याय में चरक के चिकित्सा स्थान के अनेक प्रकार के शोथ हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, अभी बताता हूं। सूत्र स्थान में जो त्रिशोथीय नाम का अध्याय है उसमें कई कुछ शोथ उन्होंने वर्णन किए हैं। जैसे देखिए, जिह्वा मूले शोथ होगा तो उसको उपजिह्विका कहेंगे। 20 सूत्र में गलशुंडिका है, 21 में गलगंड है, 22 में गलग्रह है, 23 में विसर्प है, 24 में पीड़का है, 25 में तिलक पिप्लु व्यंग नीलका है, 26 में शंखक नाम का शोथ है, 27 में कर्णमूलज शोथ है, 28 में प्लीहा का वर्णन है, शोथ है एकदेशीय। 29 में गुल्म है, गुल्म ये एकदेशीय शोथ है। 30 में वृद्धि है, वृषण वृद्धि। 31 में उदर है, उदर ये एक प्रकार का शोथ है, एकदेशीय शोथ है। 32 में आनाह है, और 23 में और अनुक्तों का वर्णन किया है। और आगे देखिए टीका में क्या कहते हैं, इति उत्सव सामान्यात प्रादेशिकान शोधान आह। ये प्रादेशिक शोथों के कुछ उदाहरण हम बता रहे हैं। इसमें से कुछ भी हो सकता है, जहां पे जो स्रोत है उसके अनुसार उसको नाम दिया है। जब गुल्म स्थान में शोथ होगा तो उसको गुल्म कहेंगे। जो त्वचा और मांस के कुक्षी में शोथ होगा तो उसको कहेंगे। इस प्रकार से विचार हमें करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ? हेलो सर, हाँ सर एक क्वेश्चन था सर। रसमल कफ और दोष कफ, सर इनमें क्या भेद है उनके कर्मों में? और कुछ भेद नहीं है। देखिए, रसमल कफ और रक्तमल पित्त, इसका अर्थ क्या लेते हैं आप कि जब आहार रस से रस का निर्मित हो रही है तब रसव स्रोतस में। देखिए, आप ऐसा एक खेत में खड़े हो, इसलिए केदार कुल्य न्याय का वर्णन किया है। तो ऐसा करिए कि खेत छोड़ दीजिए। मैं आपको साधा एक उदाहरण देता हूँ। ये समझो एक कंपार्टमेंट, 7 कंपार्टमेंट्स है, ठीक है, और एक प्रवाह आ रहा है, और हर एक कंपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार की निर्मित हो रही है। तो जो प्रवाह आएगा उसमें से हम पहले कंपार्टमेंट का नाम है रसव स्रोतस। तो वो क्या करेंगे,
उसमें से जो आवश्यक घटक है वो ले लेंगे, उसके ऊपर वहां के तेज महाभूत प्रक्रिया करेगा और फिर रस की निर्मित हो जाएगी। ये पोष्य भाग हो जाएगा। कुछ भाग अगले कंपार्टमेंट में वो भेजेंगे उसकी निर्मित के लिए, ये पोषक भाग है। और एक उस प्रक्रिया में फिर से प्रवाहन में वो जो प्रवाह चल रहा है उसमें फिर से डाल दिया जाएगा उसको। मल मतलब क्या, वहां पे वो फिर से प्रवाहन में जा रहा है। तो रस की निर्मित में पोष्य भाग रस है, पोषक भाग रक्त की तरफ जाता है जो रक्त की निर्मित में कार्यभूत होता है, मदद करता है। और कुछ भाग फिर से प्रवाहन में आ जाता है, तो उस प्रक्रिया में मल स्वरूप है। मल मतलब त्याज्य नहीं है, उस प्रक्रिया में वो बाहर निकलता है। तो वो उसके ये जो परमाणु बाहर जाते हैं उनका पंचभौतिक स्वरूप जो है वो श्लेष्मा महाभूत के समान है, इसलिए उसको रस प्रक्रिया में मल स्वरूप श्लेष्मा कहा है। अब ये अगले कंपार्टमेंट में पोषक भाग गया, तो उसमें भी मूल प्रवाह से उसने कुछ भाग लिए, पिछले डिपार्टमेंट से एक पोषक भाग आया, वहां पे जो तेज महाभूत है उसको हमने रक्ताग्नि कहते हैं, वो प्रक्रिया करेगा इन सब पर। एक पोष्य भाग होगा रक्त, एक पोषक आगे माउस की तरफ जाएगा और एक फिर से प्रवाहन में भाग डाल दिया जाएगा। उसका पंचभौतिक परमाणु, पंचभौतिक स्वरूप ये पित्त दोष के तरह है, इसलिए हम रक्त के परिणमन में मल स्वरूप पित्त निर्माण होता है ऐसा कहते हैं। अब देखिए रक्त क्षय में क्या सूत्र है रक्त क्षय का? रक्त क्षय आम्ल शिशिर प्रीति सिरा शैथिल्य वृक्षता। अब शिशिर प्रीति क्यों होती है? अगर रक्त क्षय हो रहा है, उष्ण रक्त के गुणों का क्षय है, तो उसके इच्छा होनी चाहिए ना, मतलब उष्ण गुण की इच्छा होनी चाहिए। तो शिशिर प्रीति क्यों होती है? उसका उत्तर इस प्रक्रिया में है। जब रक्त क्षय होगा तो पोष्य और पोषक ये कम मात्रा में होंगे और तुलना में मल स्वरूप बढ़ेगा, और इसलिए मल स्वरूप पित्त बढ़ेगा, इसलिए शीत गुण की इच्छा होगी। यस सर। सर हाँ सर, कोप और प्रकोप में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है, एक ही है। सर पर जो आपने रेफरेंस शेयर किया था उसमें सबसे पहले आपने प्रकोप वाला जो रेफरेंस था उसमें बताया था कि दोषों का क्षय और वृद्धि दोनों प्रकोप है, और जो दूसरा वाला रेफरेंस था उसमें जो कोप वाला रेफरेंस था उसमें सिर्फ वृद्धि थी, कोप को बताया हुआ। तो जो प्रकोप में वृद्धि को दोषों जरा की जोर से वृद्धि बोलिए, को, सुनाई दे रहा मुझे क्या? सर जो पहला वाला प्रकोप वाला श्लोक था, रेफरेंस था, उसमें क्षय और वृद्धि दोनों बताए हुए थे, और जो दूसरा कोप वाला रेफरेंस था उसमें सिर्फ वृद्धि थी। तो कुछ जो प्रकोप, कुछ प्रकोप नहीं, कोप शब्द को प्र उपसर्ग लगा है, प्रकर्षेण कोपयति इति प्रकोपः। और जहां पे देखिए ऐसा है कि ग्रंथ ये कम से कम शब्दों में उपयोग करते हैं, विस्तार से नहीं करते हैं, विस्तार से नहीं करते, कम से कम श्लोकों शब्दों में। इसलिए जहां पे उनको लगाना वो उसमें बैठ गया, उन्होंने पूरा शब्द लगा दिया, जहां पे नहीं जरूरत थी उन्होंने कोप, उसमें ज्यादा विशेष कुछ अंतर नहीं। सर हेलो सर, उसमें क्षय तो क्षय कैसे हो रहा है? मतलब वृद्धि तो दोषों की समझ आती है, बट क्षय को प्रकोप कैसे? यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि वृद्धि ही मतलब प्रकोप नहीं है, क्षय ये भी प्रकोप है सर। वो कैसे? और वो अक्षय पूर्वक प्रकोप है। प्रकोप का अर्थ सिर्फ वृद्धि नहीं है, प्रकोप का अर्थ है विकृत होना। तो सर हेलो सर, आप बोलिए कि दोष, हाँ बोलिए सर आप बोल रहे हो कि जैसे कोई दोष है उसका स्ट्रक्चर है XYZ, तो मतलब उसका क्वांटिटेटिव चेंज। मुझे सुनाई दे रहा है, मैं थोड़ा जगह बदल देता हूं, एक मिनट। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर जैसे आप बोल रहे हो कि कोई स्ट्रक्चर है, कोई दोष है, समझ लो बात दोष है और उसका स्ट्रक्चर है XYZ,
तो आप बोल रहे हो सिर्फ उसमें अगर उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के चेंजेस होते हैं, तो अगर जो आपकी वाली डेफिनेशन है प्रकोप की, उससे तो सिर्फ क्वालिटेटिव चेंज ये मिलेगा मेरी दोषों नहीं में, है, क्वांटिटेटिव चेंज ये मेरी अगर नहीं है, ग्रंथकार क्वांटिटेटिव बट अगर क्वांटिटेटिव चेंज देखें तो उसमें फिर क्षय को प्रकोप कैसे बोलेंगे अगर क्वांटिटेटिव चेंज देखें तो? कैसे, मतलब क्या कफ के शीत गुण में क्षय नहीं हो सकता कभी? कफ के एक शीत गुण में तो क्षय हो गया, तो फिर वो तो क्वालिटेटिव चेंज हो गया ना उसमें। हाँ, फिर मतलब उसके मान में तो वृद्धि नहीं होगी ना कफ के, मतलब 5 लीटर कफ है अगर शरीर में, तो वो 5 लीटर ही रहेगा ना। ऐसा कैसे कह सकते हो आप? देखिए, प्रमेह में सभी दोषों को क्षय होता है। आप संप्रप्ति पढ़िए प्रमेय की, सब मूत्र के मार्ग से सब बाहर चले जाते हैं। राजयक्ष्मा में, क्षतक क्षीण में सब दोष धातु मल का क्षय हो जाता है। वो द्रव्यता भी होता है, सिर्फ गुणतः क्षय वृद्धि नहीं है, द्रव्यता भी होती है। क्या पांडु में रक्त का क्षय द्रव्यता नहीं होता, सिर्फ गुणतः होता है। सर वो जो आप प्रमेय का जैसे एग्जाम्पल बोल रहे हो उसमें वो पहले प्रकोप होएगा दोषों का, तो फिर वो उनका वजन शरीर से अरे मेरे भाई, प्रकोप का अर्थ विकृति है। मैं वही तो संदर्भ बता रहा हूं। सिर्फ वृद्धि ये प्रकोप नहीं है, वो तो है ही, पर कभी कभी क्षय भी होता है, वो भी प्रकोप ही है। अगर ऐसा होता तो दोषों के जो 63 भेद दिए हैं उसमें से 25 भेद दोष वृद्धि के हैं, 25 भेद दोष क्षय के भी है, तो वो प्रकार क्यों बताए? मतलब जो आप यहाँ पे प्रकोप में क्षय का टाइप बोल रहे हो, वो क्षय उसके गुणों में कमी आना, वो वाला क्षय है, इस उसके प्रमाण में कमी आना नहीं, द्रव्यतः भी, द्रव्यतः कर्म, गुणतः कर्मतः, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और फंक्शनली, तीनों प्रकार से वृद्धि भी हो सकती है और क्षय भी हो सकता है। ये दो अलग अलग प्रकार की संप्राप्ति है। प्रमेह ये दोष क्षय की संप्राप्ति है। राजयक्ष्मा, क्षतक क्षीण, शोष ये दोष क्षय की संप्राप्ति है। 25 प्रकार दिए हैं दोष क्षय के सभी ग्रंथकारों ने। तो फिर उधर प्रकोप वाला शब्द क्यों नहीं यूज करते? तो ऐसे कह दें कि दोष प्रकोप हो गया। क्षय स्वरूप प्रकोप है, क्षय स्वरूप प्रकोप है। क्षय पूर्व प्रकोप। हाँ, प्रकोप का अर्थ सिर्फ वृद्धि नहीं है, वो तो है ही, क्षय भी है। थैंक यू। ये थोड़ा समझने में समय आता है। आप ग्रंथ पढ़िए फिर से। मैं और एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर अभी 6:30 बज गए हैं, आपको समय, मुझे तो समय है, मैं बोल सकता हूँ। आप बताइए आपको कितना समय है। पर प्रकोप, क्षय ये भी प्रकोप है, और जैसे वृद्धि की संप्राप्ति होती है उसी प्रकार से क्षय की भी संप्राप्ति होती है, पर उसकी संप्राप्ति का जो प्रकार होता है वो अलग पद्धति से होता है। दोषों का, धातुओं का क्षय होता है, वो द्रव्यता भी होता है, वो गुणता भी होता है, वो कर्मता भी होता है। मुझे बताइए, पक्षाघात ये वायु की वृद्धि है या क्षय है? चेष्टा ये वायु का प्राकृत कर्म है कि नहीं? तो पक्षाघात में चेष्टा नाश हो रहा है, तो ये वृद्धि है या क्षय है? क्षय है। फिर बस वही कंफ्यूजन हो जाती है ना, क्योंकि टेक्स्ट में भी फिर देता है इस क्षय को ही प्रकोप के नाम से नहीं ना यूज किया हुआ, तो फिर वही कंफ्यूजन हो जाती है कि ये क्षय मतलब क्या कंफ्यूजन है? मैं आपको इससे संदर्भ बता रहा हूँ। हुआ है सर ये सब। शब्द से क्षय और वृद्धि दोनों को लेना चाहिए। मैं आपको और ऐसे 10 संदर्भ दिखा सकता हूँ। उन्होंने क्षय को भी प्रकोप कहा है, अरुण दत्त ने उसको अक्षय पूर्वक प्रकोप कहा है। ओके सर। हेलो सर। हाँ हेलो सर। आपने स्टार्टिंग में सर लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि वात, पित्त और कफ ये अपने आप में ही फिजिकल एंटिटीज हैं, तो सर हम क्या देख सकते हैं वात, पित्त और कफ को? मैंने ऐसा नहीं कहा कि फिजिकल एंटिटी है, ये सिर्फ फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये एनाटॉमिकल भी है। मेरा वाक्य फिर से सुनिए। मैंने ऐसा कहा था कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो इमेजिनरी है,
ये तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्राइटेरिया है, कुछ कल्पना है, ऐसा नहीं है। दोष ये शारीर भाव है, उसमें से सिर्फ वायु ये अव्यक्त है, पित्त और श्लेष्मा ये व्यक्त है। ओके, तो सर क्या हम देख सकते हैं पित्त और श्लेष्मा को? क्यों, आपने वमन देखा नहीं कभी? जी नहीं सर, एक्चुअली सर मैं स्टूडेंट वीरेशन देखिए, तो वमन देखिए, एक बार वमन देखिए, एक बार वीरेशन देखिए, या फिर किसी को जब छर्दी आती है तो छर्दी देखिए, जब किसी को अतिसार होता है तो अतिसार जाके देखिए, मल देखिए, उसमें आपको पित्त और श्लेष्मा दिखाई देगा। और वायु कर्म से दिखाई देता है, कर्म से व्यक्त है वो। ओके ओके, थैंक यू सर। सर एक और, जैसे वो षट क्रिया काल है, संजय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संशय वगैरह सब में, तो फिर अगर संशय होता है, प्रकोप हो गया, अगर अभी प्रकोप, अगर क्षयज प्रकोप हुआ है तो फिर प्रसर तो होगा ही नहीं उन दोषों का। क्यों नहीं होगा? प्रसर होता है, क्योंकि क्षय भी तीर्थ घूमते हैं शरीर में। क्षीण दोष भी ऐसे हुआ, क्षीण हो गए मतलब एक जगह पे पड़े हैं, ऐसा नहीं है, उनको लीन दोष कहते हैं। जो दोष शरीर में कहीं पे एक जगह पे पड़े रहते हैं उनको लीन दोष कहा जाता है। वो दोषों की अलग प्रकार की विकृति है। क्षय मतलब द्रव्यता, कर्मता, अपना क्षीण होना, और उनकी गति है। क्षय एक प्रकार की दोषों की गति है, भूलिए मत। और ये जो षट क्रिया काल है, ये बिल्कुल ऐसे क्रमशः नहीं होते हैं, ये ऐसे क्रमशः होने की अवस्था नहीं है, ये क्रिया काल है। क्रिया मतलब चिकित्सा। जब हमारे सामने रुग्ण आता है तो वो इन 6 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था में है उसका परीक्षण बताया है, वो चेक करके फिर आपको समझना है कि अभी संचय अवस्था में है या प्रसर अवस्था में है या प्रकोप अवस्था में है, उसके प्रकार आप चिकित्सा करिए। ये ऐसे क्रमशः फिर क्षय होगा, फिर प्रकोप होगा, फिर प्रशम, ऐसा नहीं है। ओके, थैंक यू। दिमाग से निकाल दीजिए, ये क्रिया काल है, शब्द में ही दिया है, चिकित्सा करने के काल है ये। सर क्षय और क्षय सॉरी एक मिनट में बताना चाहता हूँ, क्षीण दोषों का भी प्रसर होता है। संदर्भ प्रमेय संप्रति। सर क्षय दोष का जो आपने एग्जाम अभी बोला ना कि गति होती है क्षय दोषों को भी, दोष घूमते हैं, क्षय जिन दोषों का हुआ है, तो सर उनका एग्जाम्पल दीजिए ना एक आधा। एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल देता हूँ। मैं स्क्रीन डायरेक्ट संदर्भ दिखाता हूँ। चरक में 17वें अध्याय, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं वो, यहाँ पे दोषों के भेद बताए हैं। तो वो क्या कहते हैं, देखिए सूत्र 43 देखिए, यथा वृद्धैहि तथा क्षीणैहि दोषैहि स्यु पंचविंशति। जितने दोष वृद्धि के 25 भेद है, उतने ही दोष क्षय के भी 25 भेद है। और फिर आगे वो कुछ संदर्भ हमें कुछ अवस्थाएं बताते हैं। देखिए 45 में देखिए, प्रकृतिस्थम यदा पित्तम, मतलब पित्त प्रकृतिस्थ मतलब साम्य स्थिति में है, स्थान गति में। मारुतः श्लेष्मणः क्षये, वायु और श्लेष्मा क्षीण है। इसका अर्थ एक भी दोष वृद्ध नहीं है। वायु और श्लेष्मा क्षीण अवस्था में है। क्षय ये द्विवचन है, क्षयम क्षये क्षयान। किसी का माइक चल रहा है, म्यूट करके रखिए। और पित्त ये प्रकृतिस्थ है, मतलब साम्य स्थिति में है, स्वस्थ स्थिति में है। ऐसे अवस्था में गात्रेषु स्थानात् आदाय यत्र यत्र विसर्पति, शरीर में जहां जहां पे वो घूमेंगे, तदा उस जगह पे भेद दाह तत्र तत्र अनवस्थिताः गात्र देशे भवति अस्य श्रमो दौर्बल्यम एवच। यहाँ पे भेद करने वाला वायु क्षीण है, दाह करने वाला पित्त प्रकृतिस्थ है, फिर भी ये होता है। आगे दूसरा कंडीशन है, प्रकृतिस्थम कफम, जब कफ प्रकृतिस्थ है, वायु क्षीणे, वायु क्षय है, और पित्ते यदा बलि,
जब पित्त बलवान मतलब वृद्ध है, तब कर्षेत, कर्षेत का अर्थ है जब ये खींच के शरीर में घूमते हैं, तदा शूलम शैत्य स्तंभ गौरवम, शूल करने के लिए यहाँ वायु वृद्ध नहीं है, क्षीण है। शैत्य स्तंभ गौरव, कृपया माइक म्यूट कीजिए, जिनका भी माइक चल रहा है म्यूट कीजिए। शैत्य स्तंभ गौरव करने वाला श्लेष्मा प्रकृतिस्थ है। ये एक तीसरा 48 में, यदा अनिलगम प्रकृतिगम, जहां जब वायु प्रकृतिस्थ है और पित्तम कफ परीक्षये, ये भी द्विवचन है, मतलब पित्त और श्लेष्मा क्षीण है, एक भी दोष वृद्ध नहीं है। संवृणद्धि, ऐसा दोषों का ग्रुप जब कहीं पे जाके अवरुद्ध होता है, स्थान संश्रय करता है, तदा दाह शूलम च अस्य उपजायते। अब यहाँ पे दाह करने वाला पित्त क्षीण है और शूल करने के लिए वायु प्रकृतिस्थ फिर भी होता है। अगला 49, श्लेष्माणम ही समम पित्तम यदा वात परीक्षये, जब श्लेष्मा साम्य स्थिति में है, पित्त और वायु क्षीण है, तन्निरुद्ध्या, जब इनका अवरोध होता है घूमते घूमते, तदा स तंद्रा गौरवम ज्वरम कुर्यात, तब वो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगला 50 सूत्र, प्रवृद्धो ही यदा श्लेष्मा पित्ते क्षीणे समीरणम, जब श्लेष्मा वृद्ध है और पित्त और वायु क्षीण है, मतलब साम्य स्थिति में एक भी नहीं है, दो दोष क्षीण है, एक दोष वृद्ध है, ऐसे संचार करते समय जब उनका अवरोध होता है, स्थान संश्रय होता है, रुद्ध्यात, तदा क्या करते हैं, शीतकम गौरवम रुजम, शीतक नाम का ज्वर करते हैं, गौरव करते हैं, रुजा करते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण इन्होंने आगे तक दिए हैं इस सूत्र में, ये आप देख लीजिए। ऐसा देखिए, व्याधि जो 30 व्याधि बताए हैं, वो व्याधि मतलब संप्राप्ति के अध्याय है। ज्वर नाम के व्याधि में ज्वर करने के अनेक संप्राप्तियों का वर्णन है। गुल्म अध्याय में गुल्म करने वाले अनेक व्याधियों का संप्राप्ति का वर्णन है। उदर चिकित्सा अध्याय में उदर के अनेक संप्राप्तियों का वर्णन है। ग्रहणी के चिकित्सा अध्याय में ग्रहणी अनेक प्रकार से हो सकती है, उनका उदाहरण वर्णन किया है। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, यकृत विकार की संप्राप्ति, कितने चरक, सिर्फ चरक संहिता में कितने यकृत विकार मिलते हैं आपको पता है? 52 प्रकार के यकृत की विकृति के संप्राप्ति मिलती है सिर्फ चरक संहिता में। मैंने एक एक संप्राप्ति अलग अलग लिख के वो आर्टिकल लिखा है, मैं शेयर करूंगा, ग्रुप में जरूर शेयर करूंगा। तो ये कुछ क्षय, देखिए यहाँ पे क्षीण से भी होने वाले ग्रुप दिए हैं। अब मैं आपको ग्रहणी का संदर्भ निकला है, तो ग्रहणी के कितने अलग अलग प्रकार से हो सकता है, उसका मैं एक सूत्र सिर्फ आपके सामने रखता हूं। यही ऐसा ही विचार, ये एक एक अध्याय जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक एक व्याधि के अध्याय नहीं है, ये एक एक संप्राप्ति के अध्याय है। एक मिनट देखिए, ग्रहणी होने के लिए अग्नि मंद ये एक क्राइटेरिया होता है। अब अग्नि कितने प्रकार से मंद हो सकता है? अति स्नेहा तू मंदेग्नो, अति स्नेहपान से अग्नि मंद होता है। भिन्ने गुदोपलेपातु मले, जब मल वृद्धि होती है उससे अग्नि मंद होता है। अपना माइक म्यूट कीजिए, किसी का तो माइक म्यूट है प्लीज, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उदावर्ता तू मंदेग्नो, उदावर्त से अग्नि मंद होता है। प्लीज माइक म्यूट कीजिए। आकाश चंगोल जी नाम से। दोष वृद्ध्या तू मंदेग्नो, दोष वृद्धि से भी मंदे, यहाँ पे स्पेसिफिक वृद्धि दिया है, दोष वृद्धि से अग्नि मंद होता है। व्याधि युक्त से मंदे, व्याधि निर्माण होने के बाद व्याधि के कारण मंद होता है। सर मैं माइक म्यूट करता हूं सबके, आप फिर से स्क्रीन शेयर कीजिएगा। क्या क्या? फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके मेक मी होस्ट। डन सर। ओके
उपवास से भी मंद अग्नि होता है। देखिए, उपवासाच्च मंदेग्नो, अन्नाव पीड़ितम मंदेग्नो, अन्न से पीड़ित होने के बाद भी अग्नि, अति अन्न सेवन करने से भी मंद अग्नि होता है। दीर्घकाल प्रसंगातु, दीर्घकाल कोई व्याधि रहेगा तो उससे भी, और हर एक अग्निमांद्य की चिकित्सा अलग अलग है। अति स्नेहपान से अग्निमंद है तो आपको चूर्ण अरिष्ट आसव करना है। भिन्न गुदोपलेप से है तो आपको तैल सूरा आसव देने हैं। उदावर्त से अग्निमंद है तो आपको निरूह स्नेह बस्ती देने हैं। दोष वृद्धि से अग्निमंद है तो दोषों का शोधन करना है। व्याधि युक्त से अग्निमंद है तो आपको सर्पी देना है। उपवास से अग्निमंद है तो आपको यवागु में घृत डाल के देना है। अन्नाव पीड़ित से अग्निमंद है तो आपको उस प्रकार की चिकित्सा। देखिए, अग्निमंद होने के कई प्रकार है, उसकी चिकित्सा अलग अलग है। आजकल हम अग्निमांद्य होता है तो क्या देते हैं? दाढ़ीमाष्टक, सबको दाढ़ीमाष्टक, सबको सूटशेखर, सबको हिंगवाष्टक। ये आयुर्वेद चिकित्सा नहीं है। सबको अग्नि कुमार रस, सबको क्या अग्नि के जो कोई भी है ना कल्प, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं है। आपको हेतु ढूंढने हैं, किस हेतु से हुआ है, किस कारण से हुआ है, फिर और उसमें दोषों का क्षय वृद्धि कौन सी अवस्था है, कौन से गुण का क्षय है, कौन से गुण की वृद्धि है, फिर चिकित्सा आगे करनी है। ये आयुर्वेद है। सिर्फ कल्प और वनस्पतियों का वर्णन मतलब आयुर्वेद नहीं है। और कुछ? हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हाँ सर, अगर दोष हमारे शरीर में गमन करते हैं और जब वो मतलब दूषित होते हैं, विकृत होते हैं और किसी स्रोतस में जाके रुकते हैं, तभी वो स्रोतस की व्याधि हो सकती है। हाँ, तो यानी सर, अगर स्रोतस दोष विकृत है लेकिन स्रोतस में अगर रुकेंगे नहीं तो उसकी व्याधि नहीं होगी? नहीं होगी। तो सर, व्याधि होने के लिए दो रीजन होएगा ना, कि एक दोष की प्रकोपित अवस्था होनी चाहिए और स्रोतस में रोकने वाले कोई रीजन होने चाहिए, मतलब दोष के। एग्जैक्टली। अब मैं आपको, समय है ना सबको, मैं कुछ आपको संदर्भ बताऊं? जी सर, जी सर। अभी आप सवाल पूछा, आपका नाम क्या है सर? सर, ध्रुव पटेल। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एक शायद मुझसे रह रहा था, वो आपके सवाल से वो विषय यहाँ पे पूरा हो जाएगा। देखिए, आप सबको ये सूत्र पता है, सब स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? ये सूत्र सबको कंठस्थ होगा। सूत्र दिखाई दे रहा है? जी सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, ये सूत्र सबको कंठस्थ होगा। ये रस रक्त संवहन के लिए सूत्र आता है हमारे। व्यानेन रस धातु ही विक्षेप उचित कर्मणा युगपत सर्वतः अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्यमाणः ख वैगुण्यात् रसः सज्जति यत्र सः करोति विकृतिम तत्र खे वर्षमिव तोयदः। इतना ही सूत्र हमारा कंठस्थ है, यही हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है। अब एक एक सूत्र हम देखते हैं। देखिए, मेरा ये विवरण होने के बाद शायद आप चौंक जाओगे, आपको शायद आश्चर्य का क्या कहते झटका बैठेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और फिर आप 2 दिन ऐसे भ्रमिष्ट अवस्थाओं में घूमते रहेंगे। जैसे जब मैं पहली बार मैंने ये विषय सुना था तो मैं भी ऐसा ही पूरा भ्रमिष्ट अवस्था में मैं सोच रहा था कि क्या ये ऐसा भी है। मैं प्रयास करता हूं, मैं कुछ जो मुझे समझा है वो बताने का। देखिए, व्यानेन तृतीय विभक्ति है, मतलब व्यान की गति से या व्यान के कारण। रसधातु ही, रसधातु प्रथम विभक्ति, मतलब कर्ता प्रथम विभक्ति में होता है, तो इस सूत्र का कर्ता रसधातु है। क्या करता है वो? विक्षेप उचित कर्मणा। विक्षेप ये क्रियापद है, मतलब घूमता है, सब जगह पे उसका क्षेपण होता है। क्षेपण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, और वी का अर्थ विशेष क्षेपण, सब जगह पे घूमता है ये। किस लिए? उचित कर्मणा। उचित शब्द का अर्थ यहाँ पे प्राकृत अर्थ है। देखिए, टीका में नीचे चौथे लाइन में दिया है, उचितम इति प्राकृतम कर्म, मतलब रस धातु व्यान के कारण अपना प्राकृत कर्म करने के लिए सर्व शरीर में संचार करता है। वो सिर्फ रसवह में नहीं है, हृदय में और इसमें नहीं है, सर्व शरीर में। कैसा जाता है वो? युगपत,
एक ही समय में जाता है, एक काल। सर्वतः ऐसा नहीं है कि हृदय से निकला तो शिरस्थान प्रथम नजदीक है तो शिर का तर्पण पहले करेंगे, बाद में पैर का करेंगे, ऐसा नहीं है। सर्वतः युगपत, सर्व शरीर में एक जगह एक समान काल में होता है। अजस्त्र मतलब अक्षुण्ण गति से, एक भी सेकंड के लिए रुकता नहीं है ये प्रक्रिया। और देहे सर्व देह में उसका विक्षेपण होता है सदा, जन्म से लेके मृत्यु तक होता है। मृत्यु के बाद चैतन्य चला जाने के कारण धातु घटक दोष घटक वही है, वायु भी वही है, दो पित्त भी है, श्लेष्मा भी है, और उनको चलाने वाला चैतन्य चला गया तो वो शांत बैठ जाते हैं, उसका उनका संवहन बंद हो जाता है। अब आगे क्षिप्यमाणः, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। माणः मानः ऐसा जब आता है तो ऐसा क्षिप्यमाणः घूमता हुआ, कौन, रसः, ऐसा शरीर में, मैं जो बोल रहा हूं सुनाई दे रहा है स्पष्टता से? जी सर सुनाई दे रहा है। यस यस। ऐसा घूमता हुआ शरीर में युगपत सर्वतः अजस्रम, ऐसा शरीर में संचार करता हुआ जो रस धातु है वो ख वैगुण्यात, जहां पे भी स्रोतो वैगुण्य होता है वहां पे, यत्र जहां पे ये ख वैगुण्य है, सहा तत्र सज्जति, वहां पे उसका संग हो जाता है। और तत्र विकृतिम करोति, जिस स्रोतस में ये रुक जाता है रस, वहां पे वो रस प्रदोषज विकार निर्माण करता है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे ख वैगुण्य के कारण रुकने वाला रस ये प्राकृत है या विकृत है? प्राकृत है। फिर भी ये रस प्रदोषज विकार निर्माण कर सकता है ख वैगुण्य के कारण, क्योंकि वो रुक गया है। उसके लिए उन्होंने एक उपमा दी है, जैसे खे वर्षम इव तोयदाह, खे मतलब सप्तमी विभक्ति है, ख मतलब आकाश, सप्तमी विभक्ति है। आकाश में वर्षम इवम बरसते हैं, कौन, तोयदाह बादल। आपने लगान देखी होगी, शुरुआत में घनन घनन गिराई बदरा में बादल आते हैं पर रुकते नहीं है, चले जाते हैं। लोगों को लगता है कि अभी बारिश हो जाएगी, बादल रुकते नहीं है तो वो आगे चले जाते हैं, बारिश होती नहीं बारिश। और जब लास्ट सीन में क्रिकेट की मैच खत्म हो जाती है फिर से बादल आते हैं और उनको रुकावट करने के लिए शायद कुछ कारण है, इसलिए वो बारिश कर देते हैं वहां। जब आकाश में बादलों को रुकावट है तो वहां पे वो बरसते हैं, अगर रुकावट नहीं है तो आगे चले जाते हैं। बादलों में विकृति होनी चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, रुकना ये विकृति है। अब यहाँ पे हाँ बोलिए। हाँ सर, यानी अगर प्राकृत दोष है, विकृत नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी गति जो है वो मतलब किसी कारण से रुक गया है तो भी व्याधि निर्माण कर सकता है। हाँ अभी मेरा मंतव्य आधा ही हुआ है, आगे का सुनिए। हाँ यस 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 यस। यहाँ पे सिर्फ रस धातु का वर्णन है, इसको तंत्रयुक्ति लगाएंगे हेत्वर्थ, और यही वर्णन व्यानेन रक्त धातु ही, व्यानेन मांस धातु ही, व्यानेन अस्थि धातु ही, व्यानेन, ये देखिए अस्थि मतलब सिर्फ बोन्स नहीं है, अस्थि धातु ये परमाणु स्वरूप में शरीर में घूमता है। मांस मतलब मसल नहीं है, मांस धातु परमाणु स्वरूप में शरीर में घूमता है। साथी धातु शरीर में संचारी अवस्था में है, ये सभी का वर्णन इसमें है। और इसलिए चरक ने आगे नीचे की लाइन पढ़ी अभी, दोषाणाम अपि चय एवं स्यात् एक देश प्रकोपणम, जैसा ये वर्णन रस का किया है ऐसा दोषों का भी होता है। तो दोष शरीर में संचार करते करते प्राकृत दोष अपना उचित कर्म करने के लिए, प्राकृत कर्म करने के लिए शरीर में युगपत सर्वथा अजस्त्र घूमते हैं, जहां पे ख वैगुण्य से रुकते हैं वहां पे अपने अपने दोषों के स्रोतों के अनुसार व्याधि निर्माण करते हैं। दोष विकृति होने चाहिए ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है, प्राकृत दोष भी रुककर व्याधि कर सकते हैं। कई संदर्भ है संप्राप्तियों में, गुल्म में है, गुल्म में वात गुल्म की संप्राप्ति देखोगे तो रुकने वाला जो गुल्म करने वाले पित्त श्लेष्मा ये प्राकृत है वहां पे, क्योंकि गुल्म करने के लिए, काठिन्य करने के लिए कोई तो मूर्त भाव चाहिए। वायु मूर्त नहीं है तो वो उसका
उसको काठिन्य नहीं आ सकता। वायु को काठिन्य आना मतलब गुल्म नहीं है। काठिन्य आने के लिए कोई तो मूर्त भाव चाहिए। तो जहां पे गुल्म में वायु के वृद्धि से ख वैगुण्य से प्राकृत पित्त और प्राकृत श्लेष्मा रुकते हैं और काठिन्य आता है, तो उसको वातगुल्म कहा है। बाद में आप देख लीजिए, नहीं तो मैं गुल्म के ऊपर मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सुन लीजिए बाद में। अब यही सूत्र ऐसा का ऐसा सूत्र अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में तृतीय अध्याय में सूत्र नंबर 70 में है। सेम सूत्र, एक भी शब्द इधर का उधर नहीं है। देखिए, यानी रस धातु ही वगैरह वगैरह। और आगे दोषाणाम अपि च एवं स्यात् एक देश प्रकोपणम। अब इस टीका में, टीका पढ़िए शांति से, मैं पढ़ता हूं। देखिए, सर्वा अरुण की टीका। एवं इति दोष प्रकोपम अत्रम इति अतिदेशार्थम यथा रसः क्षिप्यमाणः ख वैगुण्यात् यत्र सज्जति तस्मिन् विकारम कुरुते। जब रस घूमता हुआ ख वैगुण्य से जहां पे उसका संग होता है, वहां पे उसके विकार, रस प्रदोष विकार निर्माण करता है। एवं अनेन न्यायेन, या इसी प्रकार से, दोषाणाम अपि, दोषों का भी, वातादीनाम व्यानेन विक्षिप्यमाणानाम, दोषों का भी व्यान के कारण विक्षेपण होते होते जब वो प्राकृत होते हैं तभी भी एक देश प्रकोप विकार करण होता है। अतएव सिद्म दद्रुष्वयथा देव एक देश, सिद्म दद्रु आदि व्याधि ऐसे प्राकृत दोषों से भी हो सकते हैं। एवं, अगला वाक्य ज्यादा महत्व का है। एवं क्षेप्याणाम, क्षेप्याणाम मतलब घूमते हुए करने वालों का, सप्तमी षष्ठी बहुवचन है। स्वभावस्थानाम, जो अपने स्वभाव स्थान में प्राकृत अवस्था में है, ऐसे दोषों को भी अस्वातंत्रात् विकारकारित्वम भवति। स्वभाव स्थान से होने वाले दोषों का भी ऐसा अगर संग हुआ तो उनसे भी, उन दोषों के, उन स्रोतों के अनुसार विविध प्रकार के व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें हेतु ढूंढने पड़ते हैं और दोषों की अवस्था देखनी पड़ती है कि रुकने वाले, व्याधि करने वाले दोष विकृत है या प्राकृत है। फिर वो क्षीण है या देश प्रकोपण मतलब, एक देश मतलब एक प्रकार से, सभी जगह पे ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। कभी कभी दोषों की विकृति इस प्रकार से भी हो सकती है कि प्राकृत दोष भी रुक गए तो भी व्याधि कर सकते हैं। एक देश मतलब एक प्रकार, ये तंत्र युक्ति है, प्रदेश तंत्र युक्ति। मतलब एक ही वात व्याधि एक ही प्रकार से होगा ऐसा नहीं है, उधर एक ही प्रकार से होगा ऐसा नहीं है। विकृत दोष रुकने पर भी उधर हो सकता है, विकृत दोष रुकने पर भी व्याधि होता है, प्राकृत दोष रुकने पर भी व्याधि हो सकता है। दोनों की संप्रति अलग है, चिकित्सा अलग है। इस प्रकार से भी व्याधि हो सकता है। सर प्राकृत, जो प्राकृत दोष विकृति करेंगे तो उसमें संचय प्रकोप नहीं होगा ना? होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा, पूरा होगा। अच्छा, हाँ ठीक है। तो कैसे करेंगे? किसी भी प्रकार की विकृति मतलब प्रकोप है। प्रकोप मतलब सिर्फ वृद्धि नहीं, क्षय ये भी विकृत प्रकोप है। किसी भी प्रकार की विकृति होना मतलब, देखिए कृमि के कारण जो व्याधि होता है, क्या वहां पे क्षय होता है, वृद्धि होती है, क्या होता है? अलग ही प्रकार की विकृति है वो। इसलिए वो विमर्श स्थान में लिखी है, चिकित्सा स्थान में नहीं लिखी है, क्योंकि वो विशेष है। वो न क्षय है न वृद्धि है, वो अन्य प्रकार की विकृति है। इसलिए अष्टांग हृदय में अरुण रत्न टीका लिखी है, रूप हानि, रूप वृद्धि, रूपांतरणम, ऐसे 3 प्रकार की विकृति बताई है। रूप हानि मतलब क्षय, रूप वृद्धि मतलब वृद्धि, और रूपांतरण मतलब न क्षय न वृद्धि। ऐसे भी कुछ विकृतियां होती है, जैसे दैव व्यापाश्रय जन्य की चिकित्सा, दैव व्यापाश्रय हेतु के जो होते हैं, आगंतु जो हेतु है, मानस जो हेतु है, वो अन्य में आते हैं। उनमें ना क्षय है ना वृद्धि है दोषों की, फिर भी दोषों की विकृति होती है। सर दोष, तो सर दोष को संग होंगे, एक पूछिए। हाँ पूछिए। हेलो सर, प्राकृत दोष जब संग होंगे
वहां पर विकृति करेंगे तो कैसे चिकित्सा किसकी करेंगे फिर? प्राकृत दोष की कैसे चिकित्सा जो जिसके संग कारण होते- रुके हैं, जिसके कारण दोष रुके हैं, उसकी चिकित्सा करने की। जैसे समझो कोई एक पाइप है पानी का और वहां पे कुछ कीचड़ अटक गया, कुछ जहाँ पेड़ के पत्ते या डाली अटक गई और उसके कारण पानी में रुकावट है, तो हम चिकित्सा पानी की तो नहीं करेंगे ना। हम क्या करेंगे, जो रुकावट का जो कारण है वो निकाल देंगे, पानी बहना शुरू कर देगा। तो फिर संग किन किन कारणों से होगा? संग अनेक प्रकार से होता है। संग अनेक प्रकार से होता है। आम के कारण संग होता है, धातुओं के आवरण से संग होता है, दोषों के परस्पर से आवरण से संग होता है, किसी छोटी सी ग्रंथि के कारण संग होता है, किसी अति शीत गुण से स्तंभ हो जाता है, अति उष्ण से संकोच हो जाता है, अति रुक्ष से संकोच हो जाता है। उस प्रकार जिस प्रकार का संग है उसके विपरीत चिकित्सा हमें करनी है। बराबर सर, जब संग होगा तो वो मतलब शरीर दोष धातु मल इन सबसे बना है, तो जब वो संग होगा तो धातु की विकृति होगी। तो जब वो धातु की विकृति होगी तो मतलब उनमें इन्वॉल्वमेंट तो हो ही रही है ना दोषों की भी। दोषों की विकृति के बगैर धातु की विकृति नहीं होती। तो फिर सर यहाँ पे जब ख वैगुण्य हो रहा है तो वहां पे तो धातु की दोष ही विकृति। रुकते, दोष नहीं। देखिए ख वैगुण से डायरेक्ट धातु नहीं रुकेंगे, पहले दोषों की विकृति होगी, फिर धातु विकृत हो जाएंगे, क्योंकि ख वैगुण्य करने वाले दोष ही है। सर दोष प्राकृत अवस्था में है, वहां ख वैगुण्य उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस जगह पे ख वैगुण्य उत्पन्न करने के लिए दोष विकृत अवस्था में है। और तो एक ही कंडीशन में दोष विकृत भी है और दोष प्राकृत भी है। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। ऐसा मत सोचिए। देखिए दोष तीनों के तीनों प्राकृत और विकृत ऐसे कभी नहीं रहते, उनमें तरतमत्व होता है। जैसे शरीर में रुक्ष गुण बढ़ गया, अति रुक्षत्व आ गया, उसके कारण भी अंदर से बहने वाला रुकेगा या नहीं रुकेगा। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। एक समझो पाइप है और पाइप के अंदर से पानी बह रहा है, पानी जा जाके अंदर का सरफेस रफ हो गया, तो अंदर से पहले कितना भी कीचड़ जाएगा, जब तक सरफेस स्मूथ है तब आराम से बह के जाएगा। अब जब सरफेस रफ हो जाएगा तो पहला कुछ आगे अटक जाएगा, फिर दूसरा पर उसको अटकेगा, फिर कीचड़ अटकेगा, फिर एक पत्ता आ गया तो वो अटक जाएगा, कोई कपड़ा आया तो अटक जाएगा, डाली आ गई बह के तो अटक जाएगी। धीरे धीरे वो ब्लॉक बढ़ता जाएगा और फिर आप पीछे से आने वाला प्रवाहन चालू है वो उल्टा घूमेगा या फिर दूसरा किसी मार्ग से बहने लगेगा, पाइप फूट जाएगा। फिर तो बहने वाले जो है वो प्राकृति है, पर सरफेस के कारण स्रोतस भी विकृत हो जाता है। तो स्रोतों की विकृति के कारण अनेक प्रकार के स्रोतों विकृति के कारण है। ख वैगुण्य के अनेक बिंदु है। तो सर स्रोतस की जो विकृति हुई है वो भी तो दोषों की वजह से हुई है। सुनो, इट इज नॉट नेसेसरी कि ख वैगुण्य के लिए दोष विकृति होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्रोतोस की दृष्टि के सामान्य हेतु क्या है बताइए आप मुझे। यस, धातुर्विगुणश्चापि स्रोतसां स प्रदूषकः। मतलब जो आहार और जो विहार दोषों के गुणों के समान गुणों का है। यहाँ पे दोष विकृत करने वाला आहार ऐसा नहीं कहा है। उससे स्रोतस, देखिए बहुत विस्तार का विषय है, इसलिए वातकलाकली अध्याय पढ़ना चाहिए। वातकलाकली अध्याय का मूलतः मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे, वात व्याधि वात प्रकोप का अध्याय है। वो जब आप अध्याय समझेंगे तब आपको ख वैगुण्य आराम से समझ में आएगा। ये और 1 घंटे का विस्तार का विषय है, वात व्याधि वात प्रकोप। आप आराम से यूट्यूब पे पढ़िए, नहीं तो मैं फिर से कल आपको वात प्रकोप पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अभी तक का विषय समझ में आ गया आपको? अभी तक का विषय समझ में आ गया? सर दोष ये नहीं है, दोषों की विकृति के कारण ही व्याधि होता है। प्राकृत दोष रुकने पर भी व्याधि होता है। दोषों का क्षय वृद्धि भी होती है। प्रकोप मतलब सिर्फ वृद्धि नहीं, प्रकोप मतलब क्षय भी है। ये आज के विषय पूरे समझ लीजिए।
अब इसके ऊपर जो प्रश्न आएंगे उसका धीरे धीरे हम निराकरण करते जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम रुक जाएंगे। हाँ सर, आपने कहा कि जो व्यान वायु है वो सभी दोषों को और धातु को सर्व शरीर में युगपत संचार कराता है। तो सर फिर वहां पे हमने देखा कि दोष साम्यावस्था में है और धातुओं में खवैगुण्य होने के कारण व्याधि उत्पन्न हो रहे। तो सर चरक ने विमान स्थान में जो रस प्रदोषक या बाकी धातु प्रदोषक की जो हेतु बताए। हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर फिर चरक जी ने जो विमान स्थान में स्रोत दृष्टि के हेतु बताए हैं वो डायरेक्ट स्रोत दृष्टि करेंगे, ऐसे हेतु है वो? नहीं, स्रोत दृष्टि भी करेंगे और साथ में स्रोतस का जो, जिस स्रोतस का जो भाव पदार्थ है उसकी भी दृष्टि करेंगे, बीच में दोषों की भी दृष्टि करेंगे। उसका संदर्भ मैं आपको बताऊं, चाहिए आपको संदर्भ? यस सर, यस सर। यस, 2 मिनट में देता हूं। चरक संहिता विमान स्थान स्रोतो विमान अध्याय, उसमें 9 नंबर का सूत्र है। देखिए अब इसमें नीचे से तीसरी लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे। श्रोतांसी श्रोतांसी एव, उसके 2 ऊपर लाइन देखिए, तेषाम प्रकोपात, मतलब स्रोतों की विकृति के कारण स्थानस्थ और मार्गग शरीर धातु प्रकोपम आपद्यन्ते, मतलब स्रोतों की विकृति के कारण स्थानस्थ मतलब प्राकृत अवस्था में जो दोष है और जो मार्गग है, और यहाँ पे चकार होने से स्थानस्था च अस्थानस्था च मार्गगहा च अमार्गगहा च, ऐसे सभी प्रकार के शरीर धातु, धातु मतलब यहाँ पे सिर्फ रसद शुक्र नहीं, दोष धातु मल सभी जो प्राकृत अवस्था में है उनकी भी विकृति स्रोतो विकृति के कारण हो सकती है। आगे मतलब स्रोतों की विकृति पहले हुई, उसके कारण शरीर धातु विकृत हो सकते हैं। आगे कहते हैं इतरेशाम प्रकोपात इतराणी, मतलब धातु विकृत हो गए पहले तो उनके कारण स्रोत, उसका स्रोत भी विकृत हो जाएगा। मतलब रस विकृत हो गया तो रस वह भी विकृत हो जाएगा, रक्त विकृत हो गया तो रक्त वह विकृत हो जाएगा। मतलब अभी तक क्या हुआ, रक्त वह की विकृति के कारण रक्त विकृत हो सकता है, मांस वह की विकृति के कारण मांस विकृत हो सकता है, और इतरेशाम प्रकोपात इतराणी मतलब रक्त विकृत हो, मतलब स्रोतस और धातु ये परस्पर को विकृत करेंगे। पहले कोई भी विकृत होगा वो दूसरों को विकृत करेगा। अब आगे कहते हैं श्रोतांसी श्रोतांसी एव, एक स्रोतस दूसरे स्रोतस को विकृत करता है, मतलब रस वह विकृत हो गया तो वो रक्त वह को करेगा, मांस वह को करेगा, प्राण वह को करेगा, मूत्र वह को करेगा, किसी भी स्रोतस को अन्य को दुष्ट कर देगा। धातवहा धातुन एव, एक धातु दुष्ट हो गया तो दूसरे किसी भी धातु को दुष्ट करता जाएगा। आगे कहते हैं तेषाम सर्वेशाम, ऐसे सभी स्रोतस और सभी धातुओं की दुष्टि किनके कारण है? वात पित्त श्लेष्माणः प्रदुष्टा दूषयितारो भवति, इन सभी स्रोतस और सभी धातुओं की दुष्टि के कारण दोष ही है, प्रदुष्ट दोषी है, क्योंकि दोष स्वभावा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आज यहाँ पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अल्पमति से मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं फिर से एक बार आपको ये नम्र विनंती करता हूं कि मूल अध्ययन कीजिए, ग्रंथकारों का क्या कहना है वो समझिए, भाषांतर मत पढ़िए। कई बार भाषांतर गलत होता है, गलत भाषांतर होता है। मैं आपको ग्रुप में एक डालता हूं, ग्रुप में एक फोटो डालता हूं मैं कि सूत्र का टोटल ऑपोजिट भाषांतर किया है हिंदी में।
बिल्कुल भाषांतर छोड़ दीजिए, मूल सूत्र डायरेक्ट पढ़िए और उसका अर्थ लगाने का प्रयास कीजिए। कुछ भी आपको बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा, हम सब मिलके अध्ययन करके उसको सॉल्व कर दे जाएंगे, ठीक है। और भी आपके सवाल हो सकते हैं। अगर आपको कल भी छुट्टी है, मुझे छुट्टी है कल, तो कल हम इसका और आगे विषय आगे और बढ़ाते कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल देखते हैं फिर सर। हाँ, और मुझे आपके फीडबैक चाहिए, सिर्फ अच्छा है, ग्रेट है, थैंक यू वगैरह ऐसा नहीं, क्रिटिकल। आप भी वैद्य हो, मैं भी वैद्य हूँ, आप भी आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं, मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है वो विस्तार से मुझे बताइए। जो समझ में आ गया है वो भी बताइए, जो नहीं समझ में आ गया है वो भी बताइए, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सब विद्यार्थी जुड़ते हैं तो, और कुछ अध्ययन होता है, इससे मेरा भी अध्ययन होता है, मेरे भी विषय और पक्के होते जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।